तो दिमाग में मतलब भारीपन, सर भारी जैसा हो रहा है। तो एडवाइजेबल है कि रात को मोबाइल फोन यूज ना करो। लो लाइट से रात की नींद में इम्पैक्ट पड़ता है और साइंटिफिकली प्रूवन है। आंखों से कभी कभी पानी जैसा भी चूने लगता है। बारिश के समय इतने फंगल इन्फेक्शन देखते हैं पुतली के, आप मानोगे नहीं 40-35 साल में कैटरेक्ट बन रहा है यहाँ पे। बच्चों को भी होता है मोतिया 3 में? महीने के बच्चे पैदाइश में भी होता है मोतिया में। अच्छा। सनलाइट का बहुत बड़ा रोल है उसमें। एक 20-20-20 रूल होता है। दैट मीन्स हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 मिनट में देखो। ऐसे कोई नेचुरल डाइट है जिसको हम खा के थोड़ा सा वो हमारे आंखों के लिए सही रहे? आपको बेसिकली विटामिन, ल्यूटिन, जियाजिन चाहिए होता है अपनी आंखों के लिए। जिंक तो बहुत और में भी मिल जाता है। एक अच्छी सी मल्टीविटामिन अपनी डाइट में जोड़ दो। आपको मानना पड़ेगा हमारी आंखें हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है। ऐसी मूवमेंट करने से आपकी आंख की लंबाई इतना छोटी होने वाली है। यू कैन नॉट चेंज योर आई लेंथ। चश्मा बीमारी नहीं है, चश्मा इलाज है। उसे चश्मा नहीं पहना होगा अगर तो उसकी सीधे आंख में चोट थी। तुम आंख का हमेशा हेलमेट पहन रहे हो। कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद, चश्मा हटाने वाली सर्जरी के बाद जो लेंस आते हैं बड़े लिमिटेड होते हैं। आपको बस बेसिक मोनोफोकल लेंस चलेगा, तो आपके आंख के आंसू कम हो जाते हैं। आंखों में माइक्रोस्पोरेडियल नाम का कीड़ा भी होता है। गॉगल्स पहनो नॉट ओनली फॉर फैशन बट टू सेव योर आई। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप नाराज तो नहीं होगे पूछ लूं? तो आई सर्जन है, आप इतने लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो आपके पास तो कई सारे ऑप्शन है ना। आप अपना चश्मा भी हटा सकते हो, अच्छा लेंस भी डाल सकते हो, आपको सब चीज की नॉलेज है, फिर भी आपने चश्मा पहन रखा है, तो इसके क्या वजह है? नमस्कार दगड़ियों, मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिचू हल्द्वानी में। और आज आपको मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा बदला बदला सा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये एक डेली व्लॉग नहीं है बल्कि एक पॉडकास्ट है। और आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे कुमाऊं के जाने माने आई सर्जन डॉक्टर भानु पांगती जी हैं। कई लोगों को तो उनके बारे में पता भी होगा क्योंकि आप उनसे अपने ईजा बाबू का या आमा बुबू का आँखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा चुके होंगे, है ना? तो और साथ में वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी हो चुके हैं। अभी उनके चैनल पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए हैं। उनकी रील इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल होती हैं। अब रील से ये मत समझना कि हमारे डॉक्टर साहब ऐसे कमर मटकाते हैं, नांगड़-धांगड़ होके डांस करते हैं, ऐसा नहीं है। वो एजुकेशनल वीडियोज़ बनाते हैं, साथ में आई हेल्थ के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। खासकर हमारे जो पहाड़ के दूर-दराज के इलाके हैं, जहाँ पे लोगों को ईज़िली डॉक्टर का एक्सेस नहीं मिल पाता, तो उनकी रील्स देख के, उनके वीडियोज़ देख के उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम आँखों की समस्याओं को लेके, उनके रोगों को लेके, क्या उसके उपचार हो सकते हैं, इस सब पे हम आज डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत करता हूँ मैं डॉक्टर साहब का। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? राजू आप बोलो तो ठुमका भी लगा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जी, आज आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है और आप बहुत अच्छे लग रहे हो। प्लस तो बचपन से स्मार्ट है, हम क्या करें उसका। ठीक है। अब तो दोस्तों सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से उनके बारे में जानते हैं, ठीक है? उनकी क्या एजुकेशन है और क्या एक्सपीरियंसेस हैं, तो क्या वो करते हैं? तो एक बार डॉक्टर साहब आप बता दीजिए। हाय राजू, पहली बात तो मैं कैटरेक्ट सर्जन नहीं हूँ, मैं रेटिना सर्जन हूँ। तो मैं पर्दे की सर्जरीज करता हूँ। नॉर्मली कैटरेक्ट कभी करता हूँ, लेकिन मेनली पर्दे पे डिपेंड फोकस रखते हैं। तो मैं डॉक्टर भानु पांगती हूँ और मैं हल्द्वानी में जन्मा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सेंट पॉल्स, पहले नैनीताल में एक बक स्कूल हुआ करता था, अच्छा। करीब एलिमेंट्री वहाँ पे पढ़ा है। फिर हम सेंट जोसेफ से बिरला कॉलेज पढ़ गए हैं। फिर एंड में जाके दिल्ली में हमने सेंट कोलंबा से पढ़ाई करी है। तो स्कूल मैंने बहुत बदले somehow. So पोस्ट दैट MBBS और MS मैंने किया है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, दिल्ली गेट के बगल में, जो इंडिया के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में से आता है। उसके बाद वहाँ पे मैंने सीनियर रेजिडेंसी की है इन स्क्विंट एंड कैटरेक्ट सर्जरी। और स्क्विंट और कैटरेक्ट में बिल्कुल मन नहीं था, ऑल्दो सर्जरी कर सकते हैं, बट नाउ वी उसके बाद टोटली हमने अपना पैराडाइम चेंज कर दिया। तो उसके बाद मैं साउथ इंडिया गया, अरविंद आई हॉस्पिटल मदुराई में, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आई हॉस्पिटल है विद रिस्पेक्ट टू कितने पेशेंट्स को ट्रीट करता है। साउथ में बहुत बड़ी चेन है। और वहाँ जाके मैंने विट्रो रेटिना की फेलोशिप करी। इसमें हमने पर्दे की सर्जरी, डायबिटीज़, रेटिनल डिटैचमेंट से अनेकों बीमारी के बारे में अध्ययन किया और सीखा। और फिर 2-3 साल इसके बाद वहीं पे हमने कंसल्टेंसी भी करी, सो दैट माई व्हाट वी हैव लर्नड उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करें, प्रॉपर्ली सीख के आएँ। वहाँ पे एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, बिकॉज स्केल पे जो काम करते हैं इज ट्रिमेंडस। और उतने बड़े स्केल पे भी काम करने के बावजूद एकदम स्ट्रीमलाइन काम होता था एंड इकोनॉमिकल काम होता था विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट। बहुत पुअर पेशेंट को केटर करते थे, वो गांव-गांव से फ्री सर्जरी करते थे जेन्युइनली। एंड डिस्पाइट दैट सबसे हाई टेक सामान यूज़ करते थे। सो कहाँ पे आप नॉर्मली ऐसा होता है ना, जब महंगी चीज़ें होती हैं यू कंसिडर कि वो अमीरों के लिए होती है। तो अरविंद हॉस्पिटल मैंने ये सीखा। सेकंड अरविंद में हॉस्पिटल सीखा कि डिसिप्लिन, मॉर्निंग 7:30 से आना और शाम को 6 बजे जाना।
एंड डेली नॉट ओनली कि आप डॉक्टर्स कर रहे हो, चीफ भी जो वहाँ के चीफ डॉक्टर्स होते थे वो भी टाइम पे आते थे। डिसिप्लिन 2 चीज़ मैंने अरविंद से बहुत सीखी है और जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इट्स जस्ट नॉट कि आप पढ़ के सीखे हो, आप जो डिसिप्लिन सीखते हैं, आप घंटे-घंटे बैठने के काम कर सकते हो, वो आप अरविंद में सीखा। उससे पहले बेसिक नॉलेज सारी आ गई थी विद द हेल्प ऑफ ऑल द मेडिकल कॉलेजेस वी स्टडीड इन। उसके बाद जो नींव अरविंद में मैंने भरी, उससे मैं बहुत ही अपने आप को कंफर्टेबल एंड पोटेंट पाता हूँ अपने इस फील्ड में। फिर आके हमने नैनीताल ज़िले में हल्द्वानी में अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया। और मैंने पहले दृष्टि हॉस्पिटल ज्वाइन किया था अपने बड़े भाई का। अब उसके बाद हमें लगा कि अपने ही फील्ड पे काम करते हैं, तो हमने फिर अपना खुद का एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला है। नाम नहीं लेंगे, बाकी सब सही है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब तो अपने हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रहे, पर मैं बता देता हूँ। डॉक्टर साहब का हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा आँखों का अस्पताल है, जिसका नाम है सुभानु आई हॉस्पिटल, ठीक है? और जो कि ठंडी सड़क में स्थित है। और सुभानु नाम के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसका संधि विच्छेद करके मैं बताता हूँ। ये भी डॉक्टर साहब नहीं बताएँगे, थोड़ा पर्सनल है, बता दूँ? बता दो। चलिए बता ही दो। तो जो डॉक्टर साहब की वाइफ हैं वो भी डॉक्टर हैं, ठीक है? तो दोनों साथ में ही काम करते हैं इसी हॉस्पिटल में। तो उनका नाम है शुभा, ठीक है? और डॉक्टर साहब का नाम है भानु। तो सुभा का सु ले लिया इन्होंने, या सुभा ले लिया, और अपना नू ले लिया या भानु ले लिया। तो उन दोनों को जब कोलैब कर दिया तो सुभानु हो गया। तो इसी तरह का कोलैब आज हमारा भी हो रहा है, पति-पत्नी वाला नहीं, यूट्यूबर वाला। भाई वाला। ठीक है, भाई वाला। तो आज के पॉडकास्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है, आप बने रहिए। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ और एडिटिंग करता हूँ खुद से, और घंटों मेरे को एडिटिंग पे भी बैठना पड़ता है ना? और फिर मोबाइल में लाइक, कमेंट्स वगैरह भी देखने हैं, वो हमारा काम ही वही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या स्क्रीन टाइम हमारे आँखों को प्रभावित करती है? इससे हमारी आँखें कमज़ोर या फिर कुछ इसमें हो सकता है? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, रोशनी डालें। सो या टीवी, लैपटॉप का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हुँ, सो उससे मेन प्रॉब्लम जो हम मानते हैं, एक तो स्लीप की होती है। हाँ। रात को अगर आप मोबाइल फ़ोन देख के सो रहे होगे ना, हुँ, तो हुँ। ब्लू लाइट से आपके मेलाटोनिन के में इम्पैक्ट पड़ता है, हुँ। जिससे आपकी रात की नींद नहीं आती। हुँ। अब ये जो नोट किया होगा, रात भर आप मोबाइल बैठे रहोगे, नींद नहीं आ रही होगी, और फिर देखो 4 बज गए, सुबह हो गया। पता ही नहीं तो चलता टाइम का। हाँ, तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है जो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड रहती है। हुँ। तो एडवाइजेबल है कि रात को मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करो। हुँ। अगर कर रहे हो तो आप नाइट मोड ऑन कर लो, ताकि एटलीस्ट आपकी जब फ़ील हो तो आपको नींद आती रहे, वरना नींद नहीं आएगी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए। लास्टली आप ये ब्लू कट जो लेंस बोलते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट बेस्ट है कि भाई यूज़ ही मत करो, या फिर आप नाइट मोड ऑन कर लो। आजकल जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इतने ज़्यादा कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करने से, वो होता है ड्राइनेस की। रेगुलरली एक इंसान को 1 मिनट में 20 बार ब्लिंक करता है, लेकिन जो बार-बार ऐसे लंबे समय कंप्यूटर यूज़ करते देखा जाता है उनमें कि वो 6 से 8 बार ब्लिंक कर रहे हैं। अब हमारे पलक जो होता है ना, वाइपर की तरह आँसू को प्रॉपर्ली हमारी आँख को लुब्रिकेट करते हैं और आँखों में टीयर फिल्म का प्रॉपर फ्लो करते हैं। तो जो ब्लिंक नहीं करते हैं रेगुलरली, कंप्यूटर में लंबे समय काम करते हैं, उनकी आँखों में ड्राइनेस बहुत कॉमनली आती है। फिर क्या होता है, जलन, चुभन, सर दर्द, भारीपन, ये सब होने की प्रॉब्लम होती है। तो पहली बात, जो लंबे समय कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अपने यहीं लैपटॉप के आसपास एक टैग लिख दो, भाई ब्लिंक रेगुलरली, और आँख झपकाते रहा करो। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कि रात की नींद, ब्लू लाइट से रात की नींद में इम्पैक्ट पड़ता है और साइंटिफिकली प्रूवन है, हमारे आँखों में मेलाटोनिन रिसेप्टर पे काम करता है, जिससे नींद में प्रॉब्लम आती है। देखो अगर राजू, आप भी ना बैठ के रात भर लगे रहो, नींद नहीं आ रही है, आपने नोटिस ही किया होगा। तो इसको हमें अगर अवॉइड करना है तो रात को मोबाइल यूज़ मत करो, या फिर बेस्ट तरीका, सेकंड तरीका ये भी है कि आप नाइट मोड ऑन कर लो मोबाइल फ़ोन का। यहाँ पे आपके ब्लू कट ग्लासेस काम कर सकते हैं अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। और देखो कि आप डार्क रूम में ना सो, ऐसे करो। तो ये 2-3 प्रॉब्लम जो मेन आपको लंबे समय कंप्यूटर में आएगी, तो इससे आएगी। ये बात तो बिल्कुल सही कही कि जब मैं एडिटिंग करता हूँ, काफ़ी ज 3-4 घंटे हो जाते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो दिमाग में मतलब भारीपन, सर भारी जैसा हो रहा है ना? और आँखों से कभी-कभी पानी जैसा भी चूने लगता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अब नए थॉट्स ही नहीं आ रहे, मतलब ऐसा लगता है दिमाग में किसी ने भारी पत्थर सा रख दिया है ना? लेकिन वो काम भी ज़रूरी है। ऐसे जो हमारे उत्तराखंड के प्रेमी जोड़े हैं, है ना? वो रात-रात भर चैटिंग करते हैं, ठीक है? अब वो तो रज़ाई के अंदर डाल के, मोबाइल डाल के करते हैं, तो उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि उनके प्रेम रस में भी कोई विघ्न ना पड़े? क्योंकि मेरे को जो जनता है वो हमारे यंग जो यूथ लोग हैं उत्तराखंड के, वो भी फॉलो करते हैं, तो उनके बारे में भी सोचना है ना? उनके प्रेम रस में भी विघ्न ना पड़े, और दूसरा उनकी आँखें भी सुरक्षित रहें। तो बीच का रास्ता कुछ निकल सकता है ऐसा? ठीक है, ठीक है। ये सही से सही जुगाड़ बताया राजू। आप तो नहीं बैठते ना ना, कंबल मेरे में। तो वो दिन गए अब। बैठता था लेकिन तब आप मिले नहीं थे। चलो आप पूछ लेते हैं, ताकि जो हमारे भाई लोग लगे हुए हैं, उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो एक चीज़ ज़रूरी है कि लंबे समय के कंप्यूटर में काम कर रहे हो,
तो आप एक टीयर सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हो। कोई भी CMC हो गया, सोडियम हाइड्रोनेट हो गया, इससे आपकी आँखों में नमी बनी रहेगी। ब्लिंक बोल रहा तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक 20-20-20 रूल होता है। दैट मीन्स हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट में देखो। मतलब अपने फोकस बना मत रखो, तो दूर देख लिया करो। अच्छा। रादर आप खिड़की खोल दो, बाहर देख लो। वैसे ही बोलते हैं कि जो लंबे समय कंप्यूटर नहीं छोड़ो, टेबल में बैठे उसको आधे घंटे वॉक कर लेना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमनली पहाड़ में होती है दाजू, है आँख में पानी मारना। ठीक है, जो हमारे आँख का आंसू होता है वो हमारे ब्लड से बनता है, खून से ही फिल्टर होके आता है मोटा मोटा। तो अगर आप पानी मारोगे तो आपके आँख के आंसू कम हो जाते हैं। हमको लगता है पानी मारने से आराम मिलता है। लोग सुबह उठ के पानी मारते हैं, थके होके पानी मारते हैं, बाइक चला के आते हैं पानी मारते हैं। तो आपकी आंखों में जो पानी मार रहे हो उससे भी ड्राइनेस बढ़ती है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आँखें छपकानी नहीं होती पानी से? कभी कभार कुछ घुस गया मान लो, तब छपकाओ, वो भी अच्छे पानी, साफ पानी से। अगर आप पानी से आंखों में मारते हो तो पहली बात है, जो हमारी ईजा नहीं बोलती है पहाड़ में कि मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद, और लेंस चुभ रो, ऐसी बोलती है। मेरी पहाड़ी थोड़ी कमजोर है, सॉरी। तो वो एक्चुअली लेंस नहीं चुभ रहा होता, वो ड्राइनेस का ही अल्ल होता है। जो हम बचपन से पानी मारते आते हैं अपनी आंखों में, उससे बहुत भयंकर ड्राइनेस होती है। इसका इलाज फिर लंबा होता है और लाइफ लॉन्ग इलाज चलता है। आंखों को हम रेगिस्तान बना देते हैं पानी तो मार मार के। तो अगर हम जैसे सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठ के तो हमें बचपन से ही सिखाया गया, भाई मुँह धो लो, आँखों में ठंडे पानी से वो मारो। हाँ, मुंह धो लो, अच्छी बात है, पानी आँख मत मत धो। मारो। आपके जो टीयर्स बनते हैं, हमारी आंखों में आंसू बनते हैं, हाँ। वो आपकी आंखों को पूरा लुब्रिकेट कर देते हैं। आपकी आंखों में एडिशनल लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है अनलेस आपको ड्राइनेस हो। तो ये पानी नहीं मारना चाहिए था जो और सेकेंड ऑफ ऑल, ये बारिश के मौसम में ना इतने फंगल इन्फेक्शन भी आंखों में जाते हैं, क्योंकि हमारे सब बोरवेल का पानी आता है अंडरग्राउंड, खोद खोद के, तो हमारे पूरा एक्वाफर खराब हो रखा है। सब ऊपर का पानी से बंद हो जाता है। तो आंखों में माइक्रोस्पोरिडियल नाम का कीड़ा भी होता है, ज्यादा फंगस होता है। बारिश के समय इतने फंगल इन्फेक्शन देखते हैं पुतली के, जो प्योरली आंख में पानी मारने से होते हैं। तो एक ही आदत जो हम बदल सकते हैं कि आंख में पानी ना मारो, ये बहुत क्रिटिकल है। पहाड़ियों को मैं बोलता रहता हूँ, पानी मत मारो, पानी मत मारो। आपके थ्रू औरों को बता देंगे। बताओ यार, ये तो पहाड़ी लोगों के साथ प्रैंक हो गया। हम तो बचपन से जो मतलब आँख छपकाते हुए आ रहे हैं, और आज लिटरली मेरे को आज पता चल रहा है कि आँख ऐसे छपकाने। तो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जो आँखों में हमारी गिद्धड़ जैसे लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं ना, तो फिर आँखें मतलब मेरे कहने का मतलब साफ कैसे करें? अगर गीदड़ लग रहे हैं, हाँ, उसका हाँ। कोई कारण होगा। अच्छा, आपको वो भी ब्लिफरा आँखों में प्रॉब्लम की वजह से होता आपको है? ब्लिफराइटिस हो सकता है, कोई आँख का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई आपकी पलक की सूजन हो सकती है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। गीदड़ वैसे आमतौर पे नहीं लगते हैं। अगर हाँ, गीदड़ हाँ। लग रहा है तो कोई कारण होगा, उसका कारण का जाँच करना होता हाँ, है। मेरे तो नहीं लगते, लेकिन मैंने कई लोगों का देखा है कि उनके दिन भर गीदड़ी लगे रहते हैं, मतलब एक हाँ। परमानेंट गीदड़ यहाँ पे लगा रहता है। वो कई बहुत कॉमनली ड्राइनेस, आपकी ब्यूमाइटिस, हमारी पलक की गड़बड़ी होती है, अच्छा। उससे होता है। तो बीमारी का इलाज है। अगर आप पानी मारोगे आपको कुछ समय आराम मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद ये आपकी दिक्कत को बस बढ़ाएगा। दूसरा जो आप कर सकते हो दाजू, एक है कि गर्म कपड़े की सिकाई बड़ा आराम देती है। अच्छा, कपड़े को गर्म कर लिया। हाँ, चाहे प्रेस कर दिया, तवे में सेक दिया, पानी में गर्म कर दिया, ठीक है। दूसरा जो आप काम कर सकते हो दाजू कि सनग्लासेस पहनो। आई विल नॉट, मतलब सनग्लासेस इतना क्रिटिकल है। हम पहाड़ में देखते हैं कि लोग यंग एज में कैटरेक्ट बनता है। विदेशी पॉपुलेशन में कैटरेक्ट तो ओल्ड एज की बीमारी होती है। आप मानोगे नहीं, 40-35 साल में कैटरेक्ट बन रहा है यहाँ पे। अच्छा। सनलाइट का बहुत बड़ा रोल है उसमें। सनलाइट हमारे आँख के लेंस को डीनेचर करता है, डैमेज करता है और कैटरेक्ट बनता है। तो जो भी लोग आपने देखो ना, फिरंगियों को जो बाहर घूमने आते हैं, गॉगल्स पहन के आते हैं, हमको भी ये आदत डालनी चाहिए। नॉट फॉर स्मॉल किड्स, बट बड़े लोग को। जब और पहाड़ की धूप बड़ी तेज होती है, सीधे एकदम नारकोल बना देती है, इंसान को काला बना मतलब वो देती है। आँखों को नुकसान पहुँचा रही है। यस, यस। तो आँखों में हम जब भी धूप में जाए, हाँ। खासकर वृद्ध लोग या फिर आप जैसे यंग लोग, हाँ। गॉगल्स पहनो, नॉट ओनली फॉर फैशन बट टू सेव योर आई। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि जो कैटरेक्ट होता है वो बुढ़ापे में होता है, वो जवानी में भी हो सकता है। बच्चों को भी आता है। अब बच्चों को भी होता है 3 मोतियाबिंद? महीने के बच्चे पैदाइश में भी होता है मोतियाबिंद। अच्छा। तो मोतियाबिंद की कोई एज नहीं है, बट कॉमनली ओल्ड एज में होता है, लेकिन उसमें आपके सनलाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। सनलाइट इज अ बिग फैक्टर, ठीक है। तीसरी बात जो होती है, हमारे लेडीज घास काटने आती थी पहले, अब तो कम हो गया है पहले से। उनको नखुना बहुत ज्यादा होता है। नखुना? जो आंखों में एक मांस जग जाता है ना, आगे नाक की हाँ, तरफ हाँ, एक हाँ। पूरा जब भुनका होता है, लाल होता रहता है। हाँ। नखुना का भी कारण डायरेक्टली सनलाइट से रिलेटेड होता है। सनलाइट और साथ में ड्राइनेस, क्योंकि तो आंखों में धूप में बैठती हैं, सुबह शाम काटती रहती है घास, और फिर आते ही पानी मारती हैं। तो नखुने का भी कारण ड्राइनेस होती है, जो पानी मारने की गंदी आदत होती है। उसके साथ साथ धूप में लंबे समय काम करना, पहाड़ की धूप अलग है भाई, और उसमें गॉगल्स में पहना। तो 3-4 चीज़ आप दाजू कर सकते हो। एक तो आंखों में पानी मत मारो, थकते हो तो आंखों की सिकाई कर लो, खिड़की खोल लो, बाहर देख लो, वॉक कर लो,
लंबी सांस ले लो, आपके यहाँ तो बड़ी बड़ी अच्छी सा हवा आती है। हम्म, हल्द्वानी में भी तो AQI बढ़ गया है। हाँ बढ़ गया है। और सेकंड ऑफ ऑल, जब भी धूप में जा रहे हो गॉगल्स पहनो। और एक और चीज़ जो मैं हर मरीज़ को बोलता हूँ और तो मैं खुद फॉलो करता हूँ, हम्म, एक अच्छी सी मल्टीविटामिन अपनी डाइट में जोड़ दो। अच्छा। इतना पॉल्यूशन है, चाहे हम पहाड़ में रहते हो, लेकिन खान-पान तो वही आ रहा है, दूध तो हम्म, बाहर से आ रहा है, सही बात है। चावल तो बाहर से आ रहे हैं, क्या पता क्या कौन कहाँ बना रहा है। तो मल्टीविटामिन्स खाने से आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हो जाता है। और ये सब इंसान को खाना चाहिए जो भी जो 30, 40, 50 में आ जाते हैं, कि हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट का कवरेज थोड़ा कम होता है। एक अच्छी सी मल्टीविटामिन जो आपका फिजिशियन प्रेफर करता है, सबको खानी चाहिए। तो जैसे मान लो कोई इंसान गांव में रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे मेडिकल स्टोर नहीं है या वहाँ पे ये मल्टीविटामिन नहीं मिल पाते हुँ। हैं, तो ऐसे कोई नेचुरल डाइट है जिससे जिसको हम खा के थोड़ा सा वो हमारे आंखों के लिए सही रहे, कुछ ऐसा डेली हम अपने खाने में यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं? तो दाजू, पहली बात तो खाने में तो आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए। उसके तो पूरा एक मतलब, अब मैं बैलेंस डाइट की बात करूँगा तो भैया एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा, करते हैं कभी, ठीक है दाजू? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको आँख के लिए स्पेसिफिकली बोलना है तो आप गाजर, शकरकंद, मछली अगर आप नॉन-वेज खाते हो तो, साथ में ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं आप, पालक, हरी सब्जियाँ खा सकते हैं। और ये सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा-वंतरा, ये खा के आपके लिए आँख के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपको बेसिकली विटामिन, ल्यूटिन, ज़ियासिन चाहिए होता है अपनी आँखों के लिए, ज़िंक तो बहुत और में भी मिल जाता है। और अगर आपको ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए होता है। इसके लिए आपको बेस्ट डाइट सोर्स होता है आपका फ़िश या फ़िश का ऑयल। तो ये सब अपने खाने में एडिशनली जुड़ सकते हो। मोटा-मोटा बैलेंस डाइट में सब कुछ मिलता है, लेकिन एडिशनली आप इन पे ज़्यादा ध्यान दो अगर आपको दिक्कत हो रही है या फिर आँख पे कुछ सिम्पटम्स हो रहे हैं। हाँ, एक बात बहुत क्रिटिकल है कि मेडिकल साइंस में ना, लाइक रादर एलोपैथी में, डाइट पे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। और मेरा मानना है कि वो चीज़ जो आप खाते हो, आपका शरीर वैसा रहेगा। डाइट को बहुत पुअरली स्टडी किया जाता है और डाइट पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं होता है। तो इसमें आयुर्वेदा डाइट पे बहुत फ़ोकस कराते हैं, राइट? तो मैं मानता हूँ कि हमें डाइट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आप जो खाओगे, आपका शरीर वैसा रिस्पॉन्ड करेगा। ये तो सही बात है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, हाँ, है ना? बात तो इस पे स्टडी हो रखी है, हाँ, लेकिन एज़ अ डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नो, हाँ। मुझे आपके सप्लीमेंट्स के बारे में पता होगा। बट एग्ज़ैक्टली क्या-क्या खाओ, एग्ज़ैक्टली बहुत कॉमनली हम मेडिकल डॉक्टर्स उस पे इतना फ़ोकस करते नहीं हैं। और करना चाहिए। वी शुड इम्प्रूव आवरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ जो नेचुरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में भी, हुँ, जो हुँ। डेली बंदा अपने खाने में जोड़ सकता है। हुँ, हुँ। बट हाँ, मैं भी इस पे पूरा रिसर्च करूँगा, एक वीडियो बनाता हूँ भाई, ठीक बिल्कुल। है? तो खान-पान की बात तो हो गई। अब कोई आँखों के लिए ऐसी एक्सरसाइज़ है जिससे हमारी आँखें हेल्दी रह सकती हैं, मतलब रोशनी बरकरार, कुछ ऐसा है? अरे, अरे, अरे अगर दाजू, हमें माय करना गॉड! शुरू कर दें तो? दाजू, क्योंकि लोग जिम तो जाते हैं अपने डोले-शोले बनाने के लिए, तो कुछ आँखों के डोले-शोले बनाने के लिए भी एक्सरसाइज़ है? हाँ, दाजू, आपने एकदम ना नब्ज़, मतलब क्या बोलते हैं, आपने मेरी पल्स छू दी, हुँ, ठीक है? क्योंकि जब से मैं सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ थोड़ा बहुत कंटेंट, तो मैं ऐसी-ऐसी वीडियो देख रहा हूँ कि आँख को ऐसे हिलाओ, चश्मा हट जाएगा, ऐसे हिलाओ, ये ठीक हो जाएगा, ये खाओ, बीमारी खत्म। पहली बात, अ हमारे आँख में मसल्स 2 मेन होती है। एक हुँ, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर होती है जो हमारी आँख को मूवमेंट दे रही होती है, और हुँ, इंट्रा ऑक्यूलर मसल होती है जो हमारे लेंस को खींच रही होती है। इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स का मतलब आँख के अंदर है, ये आपके हाथ में नहीं है। आप फ़ोकस डिफ़ोकस करोगे अपनी आँखों को, हुँ, तो आपके इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स काम कर रही हैं। बट जो आँख को कहते हैं ऊपर हिलाओ, दाएँ हिलाओ, बाएँ हिलाओ, ये तो आपकी मूवमेंट की मसल्स हैं। दे हैव नो रोल विद रिस्पेक्ट टू योर विज़न। हुँ। चश्मा हट जाएगा ऐसे आँख हिलाने से, जो बहुत कॉमनली आप वीडियोज़ देखते होंगे, भर के लोग हैं, मैंने भी मिलियंस देखी है इंस्टाग्राम मिलियंस में। में भाई हाँ, फॉलोइंग है। और लोग फ़ॉलो भी करने लगते अरे हैं। भाई, मिलियंस में नुस्खे वाली वीडियो ना बड़ी चलती है, बिल्कुल। ठीक है? तो ये समझना होगा कि चश्मा लगता क्यों है? हमारी आँख की अगर लंबाई ज़्यादा है, आई लेंथ, तो आपको माइनस का नंबर लगेगा। अगर आँख की आई लेंथ छोटी है, तो आपको प्लस का नंबर लगेगा। होता क्या है, जब लाइट आपके लेंस के थ्रू फोकस होती है, अगर पर्दे में फोकस हो रही है तो आपको चश्मा नहीं है, जैसा आपका है, एकदम चश्मे का नंबर नहीं है। हुँ, मेरा क्या है, मायोपिया है, मायोपिया मतलब माइनस का नंबर, मतलब कि मेरी आँख नेचुरल लेंथ से ज़्यादा है। मेरी लाइट जो फोकस हो रही है, वो लेंस के, मेरे पर्दे के आगे फोकस हो रही है लेंस के थ्रू। अब जो मेरे पर्दे में लाइट पड़ रही है वो डिफ़ोकस होके पड़ रही है। तो मैं चश्मा पहन रहा हूँ लाइट को, उसी लाइट को प्रॉपर्ली अलाइन करने के लिए। जस्ट लाइक कैमरे में आप फ़ोकस थोड़ा चेंज करते हो ना, ताकि एकदम पिन पॉइंट फ़ोकस आए। तो आप ऐसी मूवमेंट करने से आपकी आँख की लंबाई तो ना छोटी होने वाली है। यू हुँ, कैन नॉट चेंज योर आई लेंथ। लंबाई छोटी कर दोगे क्या जिम जाके? नहीं होने वाला। जो हो गए। बिल्कुल। हमारी उम्र से तुम्हारे घुटने कम हो जाएँगे, बात अलग है। तो आँख के मसल्स के एक्सरसाइज से चश्मा हट जाना लोग बहुत क्लेम करते हैं, हुँ, ठीक है? भर-भर के एनेक्डोटल डेटा आते हैं। एनेक्डोटल मतलब कि मेरे इस मरीज़ का हो गया, उसका नहीं हुआ। ऐसी स्टडीज़ ने प्रूव नहीं किया है, ठीक है? कोई स्टडी मुझे दिखाए कि, अच्छी स्टडी दिखाए कि भाई इस इतने पेशेंट का हमने करा, इतनों का चश्मा हट गया, इतनों का नहीं हटा।
कोई स्टडीज ने प्रूव नहीं किया, क्लेम बहुत करते हैं, प्रूव करो मैं मानूंगा, प्रूव नहीं कर सकते तो देन उसका सेंस नहीं बनता है क्लेम मानने का। जो आँख की हमारी विजन वाली पार्ट है ना, इंट्राओक्युलर मसल संभालती है, और ये आँख की मूवमेंट दाएं बाएं घुमाने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी होती है हम कुछ मरीजों को, जहाँ पे पास के फोकस करने में उनकी आंखें ना अंदर नहीं रहती, बाहर रहती हैं। आपने नोटिस किया कुछ लोग की आँख बाहर चली जाती हैं और मसल्स वीकनेस होती है, वहाँ पे आई एक्सरसाइज काम करती है। कन्वर्जेंस एक्सरसाइज होती है, पेन पुशअप होता है, ब्रॉक्सटिंग होती है, वहाँ पे आप करो, आपकी आंखों में फोकस बना रहेगा, आंखों में हेल्प रहेगी और भयंगापन से बचेंगे। लेकिन ये दाएं देखो बाएं देखो, घुमाओ आंखों को, आपको मानना पड़ेगा हमारी आंखें हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रांग मसल है, और जितनी उनकी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है उससे 100 टाइम स्ट्रांग है। कहने का मतलब अगर आपको एक ईंटा उठाना है, आप 100 ईंटें उठा सकते हो, इतनी स्ट्रांग मसल है। आपके मूवमेंट करने से कुछ नहीं होने वाली। आप जब सोते हो तब भी आपकी आँखें हिलती हैं। सो योर ऑक्यूलर मोशन जो दिखाते हो यहाँ वहाँ करो, उसे चश्मा नहीं हटेगा। ट्राई कर लो, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। इंट्राऑक्यूलर मसल्स कुछ लोग की पावर होती है ज़्यादा, जो फोकस कर लेते हैं, अपने चश्मे को मिटिगेट कर लेते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज आई लेंथ आपकी नहीं चेंज होगी, मूवमेंट से आपका एक्सरसाइज करने चश्मा का नंबर नहीं हटेगा। अभी बात करते-करते ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आप नाराज़ तो नहीं होगे, पूछ लूँ? तो यार पवन जी, कि मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप आई सर्जन हैं, आप इतने लोगों का इलाज कर रहे हैं, है ना? और चश्मे के बारे में भी आप बता रहे हैं। तो आपके पास तो कई सारे ऑप्शन है ना, आप अपना चश्मा भी हटा सकते हो। आप तो क्या कर दोगे? अच्छा लेंस भी डाल सकते हो। आपको सब चीज़ की नॉलेज है, फिर भी आपने चश्मा पहन रखा है, तो इसके क्या वजह है? थोड़ा-सा बता दो। अरे भाई तुम तो ये ना मुझे लगा मेरी वीडियोस देख नहीं, के मैं आए हो। जनरली मेरे मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि जनरली। डॉक्टर साहब ने चश्मा क्यों पहना हुआ है? अरे ये बहुत कॉमन सवाल मुझसे पूछा जाता है कि हुँ। भाई आई डॉक्टर ने खुद चश्मा पहन रखा है। हाँ। तो पहली बात समझानी है, चश्मा बीमारी नहीं है, चश्मा इलाज है। आपकी आई लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है, हुँ। आपका फोकस डिफोकस हो सकता है आपको बिन चश्मे दिखाई ना दे, तो चश्मा पहनो कि ताकि आप साफ दिखाई दे। चश्मा एक इलाज है, बीमारी नहीं है। चश्मे को हटाने की बहुत सारी सर्जरीज आती है, लैसिक, फेमटो लैसिक, आईसीएल, स्माइल, सिल्क, बथेरी सर्जरीज आती है चश्मे को हटाने के लिए। तो फिर एक आपने क्यों नहीं करवाई एक ये? सवाल है, मैं क्यों हटाऊँ? हाँ, वही मैं भी पूछना हाँ। चाह रहा हूँ कि आप 3 मेन रीज़न है। एक तो पहली बात, देख हुँ। चश्मा मैं बचपन से पहनता आ रहा हूँ, मेरा लुक है ये, हाँ, ठीक है? ये बात तो है। भैया मैं पहनूँगा गुच्ची का चश्मा, अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो, ऑल्दो सब बराबर ही फ्रेम काम करते हैं। तो पहली बात, चश्मा पहनना ना पहनना खुद का पर्सनल चॉइस होता है। चश्मा कैन बी स्टाइल स्टेटमेंट। सेकंड ऑफ ऑल, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं नीचे, जो बाइक चला रहे हैं, पत्थर छटक गया, चश्मे पे लगा, चश्मा टूट गया। उसने चश्मा नहीं पहना होगा अगर, तो उसकी सीधे आँख में चोट थी। राइट। चश्मा अकेला मतलब है तुम आँख का हमेशा हेलमेट पहन रहे हो, जो आई इज़ प्रोटेक्टेड, चोट-वोट नहीं लगेगी आँखों में। सेकंड ऑफ ऑल, जो आपको कह रहा हूँ दाजू ना कि धूप में गॉगल्स पहना करो। मेरे लेंसेज फोटोक्रोमिक है, जब मैं धूप में जाऊँगा अपने आप डार्क हो जाएँगे। तो जो हमेशा से मेरे को धूप में ये सनग्लासेस में सनलाइट में सनग्लासेस ऐसा इफेक्ट देंगे, और मेरे को धूप में कोई स्पेशल चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज वेयरिंग अ ग्लासेस एंड माई आईज ऑलवेज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सनलाइट। लास्टली सर्जरी होती है, हज़ारों लाखों में एक में दिक्कत हो सकती है, मैं क्यों रिस्क लूँ? एंड आई एम कंफर्टेबल चश्मा पहनने के साथ। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो लोग एक्चुअली इस पे बात ज़्यादा होती नहीं है, चश्मा तो आपका हट गया सर्जरी करके, आपने अगर आईसीएल कर रहे हो या फिर आँख के अंदर लेंस डाल लो तो बात अलग है। अगर आपने लैसिक वैसी सर्जरी कराई, अभी आपको सब साफ दिख गया। लेकिन जब आपकी एज बड़ी होगी, या अभी मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनके पहले चश्मा हटाया होता है, वहाँ पे कैटरेक्ट बन गया बाद में उनका, जो बनता है एज के साथ सबका, तो उस बंदे को जब लेंस डलेगा उसको एडवांस लेंस नहीं डल सकता। हमारे पास चश्मे के कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद, चश्मा हटाने वाली सर्जरी के बाद जो लेंस आते हैं बड़े लिमिटेड होते हैं। आपको बस बेसिक मोनोफोकल लेंस चलेगा अगर आपने लैसिक करा रखा है तो। अगर आपने सर्जरी नहीं करा रखी है तो आपको इडॉफ लेंस, मल्टीफोकल लेंस, अलग प्रकार के लेंस ले सकते हैं, बेस्ट वर्ल्ड के लेंस ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर आपने लैसिक सर्जरी करा रखी है तो आप बेसिक लेंस ही डाल पाओगे अपनी आंखों में, क्योंकि चश्मा हटाने के बाद आपकी पुतली बदल चुकी होती है। फॉर्मूलेज ऐसे नहीं बता सकते कि इस आंख के लिए अप्रोप्रिएट लेंस क्या होगा। तो बस और बस मोनोफोकल लेंस डलता है चश्मा हटाने की सर्जरी करने के बाद। अब मैं 40 साल का हो गया हूँ, उस समय बाद मेरे को भी कैटरेक्ट हो जाएगा, तो मैं कहाँ लेंस बेसिक डलवाऊंगा? तब मैं डलवाऊंगा ना महंगा सा लेंस, दूर पास हटाने वाला। राइट है। तो जिसकी आँखें बिल्कुल सही हैं, मान लो नज़र सारी सही है, तो उसको भी चश्मा बनाना ज़रूरी है? नहीं, अगर आपको सब दिख रहा है मत पहनो चश्मा, अच्छा। ठीक है? और प्रॉब्लम क्या आती है ना, चश्मे का बेसिक नंबर -0.25 तो कोई भी पकड़ा जाता है। तो -0.25 आपको पहनाऊंगा ना पवन जी, आपको भी साफ दिखेगा। तो नंबर डिसीजन होना चाहिए। और एक और बहुत कॉमन मिसनोमर है कि चश्मा ना पहनने से नंबर बढ़ जाएगा। आपने सुना होगा ना दाजू, हाँ। मैंने बोलते हैं चश्मा नहीं पहन रहा बच्चा, पटाख पड़ता है बच्चे को। हाँ। ठीक है, साइंस जो मानता है ये कहता है कि चश्मा ना पहनो या पहनो,
नंबर नहीं बढ़ता। अगर नंबर बढ़ना होगा बढ़ेगा बच्चे का, बिकॉज ऑफ द बीमारी जो उसको मायोपिया हो रखी है, बढ़ना है तो बढ़ेगी। लेकिन चश्मा ना पहनने से आपको धुंधला दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, स्ट्रेन होगा, जोर लगेगा, हेडेक होगा। और चश्मा नहीं पहनने से चश्मा का नंबर नहीं बढ़ेगा। वो जब बढ़ना होगा अपने हिसाब से ही अपने हिसाब से बढ़ेगा, आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको बचपन में चश्मा बढ़ रहा है तो थेरेपी जाते ना बढ़ने के लिए, ठीक है। और चश्मा नहीं पहनने से चश्मा नहीं बढ़ेगा और चश्मा कम भी नहीं होगा। चश्मा पहनोगे तो ऐसा नहीं कि चश्मा कम हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम जो लोग बहुत मानते हैं ना चश्मे के साथ, तो अगर चश्मे का नंबर है, आपको साफ दिख रहा है, चश्मा पहनो। अगर मेरे पास पेशेंट है जिसको चश्मे का नंबर है, वो अपनी लाइफ से कंफर्टेबल है, बिन चश्मे के काम कर ले रहा सारा, तो पहन, लिव योर लाइफ नॉर्मली। तो मेरा सवाल इसमें ये आता है, चश्मे की बात चल रही है, तो एक मेरा ना मौसी का लड़का है, उसे चश्मा लगा हुआ है, पर उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको हर साल चश्मा बदलना पड़ जाता है। मतलब वो कहता है कि मेरा चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। तो उसको भविष्य में कोई दिक्कत हो सकती है कि भई ऐसे-ऐसे चश्मे का नंबर बढ़ता रहे, तो उसकी आँखों के लिए कोई सीरियस दिक्कत हो सकती है? ये सवाल एकदम मुद्दे का है। आजकल पेरेंट्स चश्मा को देख के इतने यूज्ड टू हो गए, उनको लगता है चश्मा कुछ नहीं है, लग गया तो लग गया, बढ़ गया तो बढ़ गया, सबका बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आपका नंबर -6 डायप्टर से ज़्यादा है, तो आपकी आँखों में 2-3 बीमारियाँ आने का चांस बढ़ जाता है। एक है लैटिस डिजेनरेशन, जिससे हमारे पर्दे भविष्य में उखड़ने का चांस बढ़ जाता है। और दूसरा था मायोपिक सीएनवीएम, यानी कि हमारे पर्दे में खून आने का चांस। तो 2 बीमारी होती है जिससे अगर आपका नंबर बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन से आपके भविष्य में विज़न जा सकती है। तो अगर चश्मे का नंबर आ गया है, फेयर इनफ, ना बढ़े आपको मेहनत करनी है। तो ये बात बड़ी क्रिटिकल है कि अगर आ गया तो आ गया, लेकिन ना बढ़े उसमें आपको पूरा मेहनत करना है, उस पे साइंस काम करता है। तो फिर ऐसे मतलब क्या तरीके हैं कि चश्मे का नंबर बढ़े ना, या फिर चश्मा पहनने की नौबत ही ना आए, तो जो हम पहले से कुछ ऐसे वो ले लें, सावधानी बरतें, तो ऐसा कोई है उपाय, हाँ, जुगाड़ इसको कुछ? 2 भाग में ब्रेक करते हैं हुँ, कि आगे तो कैसे बढ़ने से रोके, हुँ। और दूसरा है कि क्या करें कि आए ना। आए ना, हाँ। ठीक है भाई। हुँ। तो पहली बात है, तुम्हारी आँख की लंबाई अगर बढ़ गई है और बच्चा छोटा है, ये बड़ा होगा, हाइट बढ़ेगी उसकी, तो हाँ, आँख मतलब की ठीक है, हाँ। आगे जाके बढ़ेगी, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। तो उसकी आँख की लंबाई बढ़ने का चांस है। हर साल बच्चों का नंबर बढ़ने का चांस होता है, क्योंकि उनकी आँख की लंबाई बढ़ती है। साइंस क्या कहता है कि पहले आप कुछ घर में काम कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन कम कराओ, स्क्रीन ठीक है। कम कराओ। हुँ। ऑल्दो इसके ऊपर अब साइंस थोड़ा डामाडोल है कि कितना ये मोबाइल फ़ोन की दिक्कत प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं आ रही। लेकिन हाँ, आप ये काम कर सकते हो कि मोबाइल फ़ोन वैसे भी नहीं देना चाहिए बच्चों को, पढ़ते नहीं, मोबाइल फ़ोन बैठे रहते हैं। दूसरी बात है कि सनलाइट बहुत क्रिटिकल पड़ती है हमारे यहाँ। साइंस बोलता है कि कम से कम 2 से 3 घंटे आप कमरे से बाहर रखो बच्चों को, धूप में रखो। कमरे के अंदर ना किताब पढ़वाओ, छज्जे में किताब पढ़वाओ, छत में किताब पढ़वाओ। सनलाइट के एक्सपोज़र से चश्मे का नंबर बढ़ने का चांस कम होता है बच्चों में, बड़ों में नहीं, हाँ, बच्चों में। वही मैं कह रहा था, क्योंकि आपने पहले बोला हाँ, कि चश्मे पहन के रखा करो, धूप हाँ, से बड़ा नुकसान होता है, हाँ। और अभी इस वाले फॉर किड्स सनलाइट इज़ गुड, अच्छा, फॉर ठीक है। एडल्ट्स जहाँ पे हमारा एजिंग फैक्टर आ रहा है, हुँ, हुँ। सनलाइट इज़ नॉट दैट ग्रेट, ठीक है? हुँ। मैं रेगुलर सनलाइट है, बट ओवर एक्सपोज़र से आपकी बीमारी आती है। तो बच्चों को घर से बाहर रखो, 2 घंटे छत में के रखो, पढ़वाओ, क्रिकेट खिलवाओ, ये सब करवाओ। तो ये चीज़ आप घर से कर सकते हो, जहाँ पे नंबर बढ़ने की स्पीड कम हो। तो हम जो भी काम करते हैं ना राजू, वी कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ नंबर, मतलब कि नंबर बढ़ने की स्पीड कम हो, बट वी कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम इंक्रीजिंग। हुँ। दूसरा आती है लो डोज़ एट्रोपिन आई ड्रॉप्स, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपके अच्छा। बच्चे को चश्मे का नंबर है, तो प्लीज़ और प्लीज़ ऑप्टोमेट्रिस्ट को दिखाएँ, उसके बाद डॉक्टर से भी राय लें कि नंबर बढ़े ना, वरना आपकी आँखों में रिस्क है। तीसरा आता है हमारे डिम्स लेंसेज़ या फिर स्टिलेस लेंस आते हैं, ऐसे अलग-अलग लेंस आते हैं। चश्मे के लेंस होते हैं, बच्चे को पहन के नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफ़ोकस पॉइंट होते हैं, जिससे हमारे चश्मे का नंबर बढ़ने की स्पीड कम होती है। ओके। लास्ट होता है ऑर्थो के लेंस या फिर मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंस। ये भी लेंस होते हैं जिस चश्मे के बढ़ने की स्पीड को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम मेडिकल साइंस के थ्रू लगा सकते हैं कि नंबर तो बढ़ सकता है, हुँ। लेकिन नंबर की बढ़ने की स्पीड कम हो, मतलब कि 2 नंबर के बदले आधा नंबर बढ़े। हुँ। और हमें बढ़ने नहीं देना चाहिए कि ज़्यादा नंबर बढ़ेगा तो आपकी आँखों में भविष्य में रिस्क रहता है। पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर नंबर है तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें और नंबर को बढ़ने से रोकें। दूसरा बात है कि बच्चे को चश्मा ना आए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, हुँ। ठीक है? कोई भी ऐसा महाबाण नहीं कि हम कुछ करें कि चश्मा बच्चों को आए ना। कुछ साइंस जो बोलता है, ये बोलता है कि अगर माँ-बाप के दोनों को चश्मा नहीं लगाया है, तो बच्चे को आने का चांस होता है 10 से 15% औसतन ऑन एन एवरेज। अगर पेरेंट्स में से एक को भी चश्मा लगा है, तो बच्चे को चश्मे का नंबर आने का चांस बढ़ के 30 से 40 हो आता है। और दोनों को लग गया अगर चश्मे का नंबर माइनस का, तो बच्चों को ये नंबर 60 से 80% हो आता है। तो कुछ एक काम जो आप कर सकते हो अदर देन मोबाइल फ़ोन इज़ सनलाइट एक्सपोज़र। देखा जाता है कि 6 साल की उम्र में हमारी आँख की लेंथ जो होती है ना, एकदम एप्रोप्रिएट हो आती है। कि उसमें हमारी आँख की लेंथ एकदम एप्रोप्रिएट होती है, आँख फ़ोकस हो रहा होता है। हुँ। और उस समय जो सनलाइट में एक्सपोज़र मिलना चाहिए हमें, जैसे हम रहते थे धूप में खेलते थे, हुँ, अब हुँ। आजकल बच्चे कहाँ धूप में रहते हैं। हुँ, 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 हुँ।
सनलाइट एक्सपोजर देखा जाता है कि हमारे दिमाग में से सिग्नल निकलता है जो बोलता है हमारे आँख को भाई इतनी ग्रोथ ठीक है और लंबे ना हो। जो बच्चे सनलाइट में कम बैठते हैं उन केसेस में रादर देखा जाता है क्योंकि आँख लंबी ज़्यादा हो रही है। तो मोबाइल फ़ोन रोको चलता है लेकिन ज़्यादा क्रिटिकल है सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट। तो बच्चों को 2 घंटे घर से बाहर रखो, घर के अंदर ना पढ़ाओ, आप छत में पढ़ाओ। तो इस मामले में हमारे जो आमा-बुबु थे वो बहुत समझदार थे। उन्होंने जो हमारी मालिश करी हाथ-बाटों की वो हमेशा धूप में किया करते थे। तो कहीं न कहीं वो इनडायरेक्टली हमारी आई हेल्थ पे भी मतलब असर डाल रहा था। यही वजह है कि आज मुझे चश्मा नहीं चढ़ा हुआ है और डॉक्टर साहब की इतनी केयर नहीं हुई, उनको चश्मा चढ़ा हुआ है। हाँ। ठीक है? हाँ, तो यही बात आया था। कुछ नुस्खे तो जो हमारे आमा-बुबु के थे वो सही भी थे। लेकिन कुछ मतलब हमारे गाँव में मैंने देखा है वो पता नहीं कितने कारगर हैं वो नुस्खे, थोड़ा मैं उस पे भी डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हमारे गाँव में ना किसी की अचानक से आँखें लाल हो जाती हैं या खुजली जैसी, जलन जैसी होने लगती है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, पूछते भी नहीं है किसी से। हुँ, हुँ। तो उनसे बोलो कि क्या हो गया आँखों में, कैसे सही होगा? तो वो सीधे एक नुस्खा बता देते हैं कि आप गाय का ना गोंद डाल दो आँखों में, उसे छपका लो। गोंद बोले तो गौमूत्र डाल दो, उससे क्या होगा कि वो शुद्ध होता है, तो उससे आँखें भी शुद्ध हो जाएँगी, तो वो जो लाल-लाल है, वो रेडनेस है, वो निकल जाएगी, आपकी जलन भी दूर हो जाएगी। या मैंने कई जगह ये भी सुना है कि ना आप वो कर लो, जो मिर्ची होती है, सूखी मिर्च, उसका वो धूप बना दो, मतलब कोयले में रख के उसका जो वो है, धुआँ है, उसको आँखों में लो, तो आँख में कड़वा धुआँ जाएगा। तो वो आँसू के रास्ते वो सारी गंदगी निकल जाएगी और आपको क्लियर दिखने लगेगा और जलन भी दूर हो जाए। तो ये नुस्खा कितना कारगर है, ये क्या मतलब ये आँख ये तो दादी तुम आप ये होता है पहाड़ों में लिटरली, ये गाय के गोंत वाला ये तो होता ही होता है। शुद्धि हो जाएगी जब बचेगी नहीं। एकदम शुद्ध हो गई ठीक है। हाँ, तो बहुत कॉमनली क्या होता है आई फ्लू होता है। हाँ। आई फ्लू सेल्फ लिमिटिंग होता है मेजर केसेस में। हुँ, लाइट आई फ्लू हो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हुँ, उसमें आप कुछ भी करो आपको लगता है कि उससे ठीक हो गया है। बट जो आप ये नुस्खे बता रहे हैं, पहली बार जब मैं आपको बोला था जो आँखों में पानी नहीं मारना चाहिए, हुँ, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग क्योंकि आपके आँखों के आँसू में एंटीबायोटिक्स और एंटी बैक्टीरियल एजेंट सब कुछ होता है, हुँ, जो आपको इन्फेक्शन से रोकता है। आप ये सब करोगे तो अपनी आँखों में इन्फेक्शन का चांस बस बढ़ा रहे हो। हुँ, ठीक है? क्योंकि आपकी आँख में जो आँसू है, कोई भी और ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है कि गौमूत्र हो गया या फिर आपके हवा-शवा हो गई, धुआँ-वुआ हो गया। हाँ। इनफैक्ट घी भी डालते हैं लोग कई बार हाँ, हाँ, हाँ। और टूथपेस्ट भी डालता हुआ देखा मैंने। ओह! अब बोलो, ठीक है, हाँ, भैया दाँत साफ कर रहे हो और आँख भी साफ हो रही है। वही ऐसे बस नुस्खे मंजन-कंडा बचा तो हाथ में आ जाती है आँख से। ठीक है? हाँ, तो कुछ भी ऐसा हो तो कुछ डालो मत। हुँ, अपने आप भी सही होती हैं आँखें। एट मैक्स अगर कुछ तुम्हें लग रहा है कुछ घुस गया, गाँव में हो तो आँख में पानी चिपका लो, पानी घर में चिपका लो, हुँ, बट वन्स इन अ व्हाइल। बट ये आप फॉरेन एजेंट कुछ भी डालोगे तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन, पुतली में खराबी आ सकती है। आई हैव सीन जहाँ पे आँखें खो चुके हैं। खासकर अगर हल्का भी कट लगाओ, वो अंदर घुस जाने वाला है इन्फेक्शन। एक प्रॉब्लम था जो गाँव में बहुत ज़्यादा होती है, आपको बहुत क्रिटिकल बताना है कि हुँ। वो फार्मेसी में जाके आई ड्रॉप ले लेते हाँ, कोई भी रैंडम आई ड्रॉप ले लेते हैं हैं। और एक या चीज़ मैंने और ये भी देखी है कि जैसे मान लो मेरी ईजा को हो गई, आँखों में कोई दिक्कत हो गई, तो पापा की आई ड्रॉप पड़ी है, उसको उठा के अपना भी डाल ले कि भाई ये आँखों में डालने वाली तो है, डाल लो, चल जाएगा काम। तो ये करना चाहिए? अरे ताजू, तो पहले हम बात करते हैं कि आई ड्रॉप जो खरीदते हैं, हाँ, आप कोई टीयर सब्स्टिट्यूट खरीदते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कंपनी के टीयर सब्स्टिट्यूट डाल दो, हाँ, ठीक है? नुकसान नहीं पहुँचाएगी, फ़ायदा दे ना दे बात अलग है। लेकिन बहुत कॉमनली जो एलर्जी-वेलर्जी की प्रॉब्लम होती है ना, तो स्टेरॉइड बड़ा अच्छा काम करता है। हुँ, और हमारे गाँव में जो केमिस्ट होते हैं स्टेरॉइड पकड़ा देते हैं। हुँ, स्टेरॉइड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा आराम देता है बिकॉज़ सारी गर्मी कम कर देता है, इन्फ्लेमेशन कम कर देता है। हुँ, लेकिन वो फिर डालते रह जाते हैं पेशेंट, हुँ, हमेशा आराम मिलता रहेगा हुँ, और फिर सीधे होता है काला मोत यानी ग्लूकोमा। कुछ दवाइयाँ हैं, नाम नहीं लेंगे, जो पहाड़ में ऐसे ही मिल जाती हैं। बोलो आँख लाल हो रही है, दवाई पड़ा देंगे। उतना स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड होता है उसमें कि हम कैटरेक्ट की सर्जरी करने के बाद देते हैं वो, पर्दे की सर्जरी करने के बाद। इतना मतलब जो आँख में आप कट-वट लगा दो, उसके हुँ, बाद वो स्टेरॉइड काम होता है। आप छोटी-सी एलर्जी, आँखों में खुजली की वजह से स्टेरॉइड डालोगे तो भाई कांड हो गया। इतने लोगों को काला मोतिया हमने देखा है और कुछ लोग की आँखें बचा भी नहीं पाए क्योंकि बीमारी जो होती है उसका कई बार इलाज भी नहीं हो पाता। दूसरी बात जो आपने कोई कोई भी दवा डाल दी। आज फिर तो मतलब यही है कि आपने केमिस्ट मतलब पापा की दवाई पड़ी थी, हुँ, नाम ना चेक किया, गोली खा ली। अब हाँ, तुमने हार्ट की गोली खा ली है किसी और चीज़ के लिए तो उसका क्या इलाज है? हुँ, तो बहुत कॉमनली होता है अगर आप टी सब्स्टिट्यूट से ऐसा कर रहे हो मतलब या आँख के आँसू की दवाई जो है आप कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपायरी होगा तो थोड़ा एलर्जी कर देगा, मैक्सिमम इन्फेक्शन कर देगा। लेकिन बाकी दवाइयाँ भाई बिना पढ़े नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना लोग को, भई मेडिकल साइंस तो हॉस्पिटल में होता है, घर में तो होम साइंस हो रहा होता है। हुँ। होम साइंस में थोड़ा पढ़ लिख के कर लें तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। तो जैसे पहाड़ आपके जो क्लिनिक पे बहुत सारे पहाड़ से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, है ना? तो वो किस तरह के मतलब उसमें क्या सिम्पटम्स लेके आते हैं आँखों में? किस तरह की प्रॉब्लम पहाड़ के लोगों को हो रही है? उसमें थोड़ा-सा आप सबसे बताइए? कॉमन प्रॉब्लम पहाड़ में चश्मे का, पूरे वर्ल्ड में
सबसे कॉमन बीमारी क्या है? चश्मे का नंबर। तो इसमें वही मैं कह रहा हूँ, चश्मा बीमारी नहीं, चश्मा इलाज है। चश्मा पहनाओ, बंदे खुश हो आते हैं। 40 के बाद पास का नंबर आता है, सबको आएगा, यूनिवर्सल है। चश्मा पहनाओ, बंदे को नाम। दूसरा बहुत कॉमन कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है, जो पहाड़ में मैंने कहा तेज सनलाइट आती है, एकदम हाई इंटेंसिटी लाइट आती है, कैटरेक्ट बहुत जल्दी बनता है। चौथा प्रॉब्लम ग्लोकोमा या काला मोतिया की जो बात कर रहे हैं। ना वो कैटरेक्ट वैटरेक्ट तो लाइट बीमारी है, आपने सर्जरी कर दी, हट गया। आज सर्जरी करी, 10 महीने बाद सर्जरी की, 2 साल बाद सर्जरी करी, लेंस हट के नया लेंस लग जाएगा, ज्योति आ जाएगी आपकी। लेकिन ग्लोकोमा ऐसी बीमारी है, जैसे आपने बताया ना कि जो दवाई डालते हैं स्टेरॉइड की, काला मोतिया सीधे हमारे ऑप्टिक नर्व पे डैमेज करता है। और अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया तो आपका अमीर हो गरीब हो फर्क नहीं पड़ता, आँख खराब हो। तो और एक और होती है डायबिटीज़ हमारे पहाड़ में अपेरेंटली बहुत ज़्यादा है। शुगर मतलब? हाँ, शुगर भाई, शुगर से तो पूरा इंडिया क्षतिग्रस्त है, लेकिन पहाड़ में भी काफ़ी है, बल्कि इतना काफ़ी चलते फैल फिरते गया है। हैं। हाँ, पहले नहीं सुनाई देता था, अब तो बहुत बढ़ गया है। ये सब रिफाइंड रोटी-शोटी जो खाते हैं, पहले कहाँ हम खुद पीसते हम थे ना। मोटा अनाज खाते थे और खुद हाँ। अपना घट में पीसते थे उसे। खाते भी कम थे, खाते भी कम पहले थे और खाना भी कम था। परिश्रम ज़्यादा करते थे, है हाँ। ना? अब तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन से प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। हुँ, ये कुछ मेन प्रॉब्लम है जिससे प्रॉब्लम बढ़ रही है। और ख़राब बात क्या है कि उसका इलाज सीख बहुत लेट करते हैं। सब चीज़ को हम कैटरेक्ट से लेट कर देते हैं। किसी की ज्योति कम हुई है तो उम्र है तो मोतियाबिंद होगा, 6 महीने बाद दिखा देंगे। प्रॉब्लम कोई और होगी जो शायद 6 महीने बाद ट्रीट भी ना हो पाए। तो बहुत कॉमनली हम आँखों की बीमारी को कैटरेक्ट से रिलेट कर देते हैं। अगर आपकी ज्योति कम होती है, आप कहीं भी दिखा दो, आँख का एक बार चेकअप करा लो कि विज़न कम क्यों हो रखी है। कैटरेक्ट है तो रुक जाओ, कभी कराना है, 6 महीने बाद कराना, तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन एक बार आँख का चेकअप मैंडेटरी है। 40 के बाद तो सबको करना चाहिए। कभी भी चश्मा लगे तो चश्मे के साथ-साथ एक बार आँख का भी चेक करा लो, कोई और बीमारी छुपी हुई निकल जाएगी। तो और जैसे उम्र बढ़ती है 60 के आस-पास, तो हर साल 2 साल में आँख का चेकअप मैंडेटरी होता है। वैसे करते कोई नहीं है। तो जो ये डायबिटीज़ पेशेंट हैं, शुगर है जिनको, तो शुगर ये किस तरह से आँखों को इम्पैक्ट करता है? क्या मैंने सुना है कि मतलब अगर किसी का जिसको बहुत ज़्यादा शुगर है और तो उसकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है, आँखें खराब कर दे, क्या सही है ये मतलब? हाँ, हाँ, जो मैं पर्दे का डॉक्टर हूँ, हाँ। लाइक आई मेंशन्ड बिफोर, तो मेरे मेन फोकस ही डायबिटीज़ पे रहता है। हुँ, हुँ। अगर आप मानोगे तो मेरे 70 से 60% ऑफ पेशेंट्स डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले होते हैं। अच्छा। शुगर से पर्दे खराब होते हैं। और जैसे कि आपने सुना होगा ना कि मोतियाबिंद हो गया, लेंस जाके नया लेंस डाल दिया, सब बढ़िया हो गया। हाँ। क्योंकि कैटरेक्ट की सर्जरी में आप आर्टिफिशियल लेंस डाल लो निकालने के बाद। बट पर्दे और जो ऑप्टिक नर्व जो बीमारी होती है, ऑप्टिक नर्व हमारे आँख का दिमाग में सिग्नल ले आता है। पर्दा हमारा कैमरे के सेंसर की तरह होता है। तो कैमरा है, आगे लेंस है, पीछे सेंसर है, पर्दा हमारा सेंसर है। अगर आपका पर्दा खराब हो गया या फिर दिमाग में जो कनेक्टिंग वायर है वो खराब हो गया तो कोई इलाज नहीं है इसका। डायबिटीज़ आपके पर्दे में डायरेक्ट नुकसान पहुँचाता है। स्टडीज़ ने देखा है कि जहाँ डायबिटीज़ पूरा कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे आँखों में नुकसान आना ऑलमोस्ट पक्का है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डायबिटीज़ से आँखों में चापच प्रॉब्लम होती है, कैटरेक्ट को हटा दे तो। एक होता है आँखों में खून आना, पर्दे में स्वेलिंग आना, पर्दा का उखड़ना। इन सब का लेट इलाज कराओगे तो ब्लाइंडनेस बहुत कॉमन फैक्टर है। मेरे पास ऐसे-ऐसे पेशेंट्स हैं जो 5 साल पहले घूम रहे थे, बट अभी लापरवाही से ब्लाइंड है। एक डायबिटीज़ के पीछे बहुत, आपने डायबिटीज़ की बात कर ही दी है तो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल। डायबिटीज़ में विज़न जाती है एंड में। जैसे कि मान लो कोई कैंसर है, हाँ। बॉडी में है, तो स्टार्टिंग में तो पता भी नहीं चलता मरीज़ को, सब भाग-दौड़ कर रहा होता है, थोड़ा वज़न लूज़ होता है, थोड़ा बुखार-वुखार आता है। फिर जब तक पता चलता है तब तक लेट हो जाता है। फिर कुछ नहीं कर सकते। करते हैं आजकल तो मेडिसिन अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी लेट हो आता है। डायबिटीज़ में भी सेम होता है। जिस दिन आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया, उसी दिन से आपको अपनी आँखों का चेकअप कराना होता है एनुअली। प्रॉब्लम क्या आती है कि डायबिटिक पेशेंट अपनी डायबिटीज़ को चेकअप डायग्नोज होने के बावजूद भी आँख का कभी चेकअप नहीं कराते। वो बोलते हैं कि मुझे दिख तो साफ रहा है, तो वो क्या दिक्कत है? डायबिटीज़ में विज़न बहुत लेट जाती है। कई बार किसी की किस्मत अच्छी तो पहले-पहले चली जाएगी। पहले-पहले विज़न कम हो जाएगी, चले ना जाए भगवान करे, ठीक है? लेकिन डायबिटीज़ का आँख में होना और विज़न का कोई कोरिलेशन नहीं है। आपकी आँख खत्म होने वाली हो सकती है, आपकी ज्योति अच्छी हो सकती है, उसके विपरीत अभी भी शुगर शुरू हुआ है और आपकी आँखों में दिक्कत आ सकती है। तो विज़न का अच्छा होना का मतलब ये नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ से आँख में डैमेज नहीं है। तो जैसे डायबिटीज़ डायग्नोज हो, इमीडिएटली अपने आप को आँखों के डॉक्टर को दिखाओ, देखो स्टेज क्या चल रहा है। क्योंकि इंडिया हमारे पहाड़-वहाड़ में डायग्नोज जब होती है ना, वो रेगुलर ब्लड टेस्ट तो करा रहा है नहीं। आज शुगर चेक कराया, डायबिटीज़ पकड़ में है, उसको लगता है आज से डायबिटीज़, नहीं, डायबिटीज़ को 10-15 साल से है, तूने चेकअप आज कराया है। तो एक चीज़ जो हमारे पहाड़ बहुत मुश्किल, जो मुझे फँसा भी देते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ज्योति तो अभी गई है। नहीं। लेकिन वो कब से हो रहा है? हाँ, भाई तेरा पर्दे की फ़ोटो ये है, हाँ। इस स्टेज में आने के लिए तो 10 से 15 से 20 साल लगे होंगे। आप किसी भी स्टेज में आके अपनी आँख को चेक करा सकते थे। आप किसी भी स्टेज में आके अपनी आँख का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते थे। अभी जो ब्लाइंडनेस आई है,
वो हमारी लापरवाही से आई है, हमारी लैक ऑफ नॉलेज से आई है। डायबिटीज़ हाइपरटेंशन अंधा नहीं करता, लापरवाही लैक ऑफ नॉलेज अंधा करती है। तो डॉक्टर साहब जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया कि शुगर हमारे आँखों को इस लेवल तक मतलब नुकसान पहुँचा सकती है, आँखों की रोशनी ख़त्म कर सकती है। तो इसका इलाज क्या है ताकि ये नौबती ना आए? जो शुगर से जो आँखों में डैमेज होता है उसका बेस्ट इलाज है शुगर को कंट्रोल। प्रॉब्लम ये आती है कि हम शुरुआत में शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं। जब डायबिटीज़ डायग्नोज होता है, पहली बात तो होता भी लेट है। आप हुँ। भाइयों, पहाड़ियों रेगुलरली शुगर चेक करा करो। डायग्नोज होता भी लेट है, होता है तो उसमें आपका बॉडी एकदम ठीक है। शुगर हाई रहता है, आप ध्यान नहीं रखते हो, आपकी बॉडी वीक होती रहती है। उस समय अगर आप शुगर कंट्रोल करोगे शुरुआती स्टेज में, स्टडीज़ ने प्रूव किया कि आपके बॉडी में, आँखों में शुगर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। लेकिन अब जब शुगर ने नुकसान दे दिया, अब लगे पड़े रहते कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। लेकिन तुम्हारी बॉडी तो ऑलरेडी वीक हो गई है, अब ज़्यादा डैमेज नहीं बचा होने के लिए। तो बेस्ट इलाज है शुरुआत से कंट्रोल करो और रादर रेगुलर बॉडी टेस्ट करो कि अगर आते ही पकड़ लें। अब जब आँखों में प्रॉब्लम आ गई है, तो आँखों में हम मूलतः 3-4 प्रकार का इलाज करते हैं। अगर शुगर से स्वेलिंग आ रखी है पर्दे में, तो उसमें इंजेक्शंस काम करते हैं। इंजेक्शंस सस्ते से लेके बहुत महँगे भी होते हैं। मतलब इंजेक्शन आँख में लगेंगे? आँख के अंदर लगता है सीधे। अच्छा। पेन नहीं करता, बड़ा हाँ। आसान होता है। हाँ। एक्सपर्ट हैंड में तो बिल्कुल पेन नहीं करता। हाँ, बट पॉकेट को पेन करता है, ठीक है? क्योंकि जो स्वेलिंग होती है आँखों में, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आपकी आँख में खून आ गया, ब्लीडिंग हो गई, तो वी कैन गो इनसाइड ऑपरेट। उसके बाद मोटा-मोटा मेजॉरिटी पेशेंट में दोबारा ब्लीडिंग नहीं आती। अगर आपकी आँखों को पर्दा उखड़ गया, दीज़ 2 कंडीशंस कैन लीड टू ब्लाइंडनेस दो। उतना स्टेज में नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर होता है, इनका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे हम सर्जरी कर सकते हैं। उसको हम क्योर तो वर्ड गलत है, रोकथाम करके थोड़ी बहुत विज़न जितनी भी अगर आँख में पोटेंशियल है तो ला सकते हैं। तो पर्दा उखड़ना, खून आने के तो सर्जिकल इंटरवेंशन है, बट अगर आपकी आँख में स्वेलिंग आ गई, इसका कोई ऐसे डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है कि हम ऐसा करें बीमारी खत्म हो जाए। बस पेशेंट से सालों से आँखों में इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो आप इस तक पहुँचो ही ना। इंजेक्शन अलग-अलग कॉस्ट के आते हैं। खराब बात क्या होती है, इंजेक्शन की लाइफ होती है। कुछ इंजेक्शन 1 महीने काम करते हैं, राइट। कुछ के 3 महीने काम करते हैं, तो रिपीटेबिलिटी बहुत होती है इसमें। तो स्वेलिंग के लिए हम आँखों में इंजेक्शन लगाते हैं, अलग-अलग प्रकार के इंजेक्शन आते हैं, अलग-अलग कॉस्ट के आते हैं। बट ये समझना होगा अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, तो हम लगाते रह जाएँगे, आप भी थक जाओगे, मैं भी थक जाऊँगा। अगर आपकी आँख में ब्लीडिंग हो रखी है, पर्दा उखड़ गया है, तो ये स्टेज के बाद तो आपकी विज़न ड्रॉप होती है। और इस स्टेज में भी अगर तुम लापरवाही करी, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्लाइंडनेस। नो मनी कैन सेव यू। पर्दा खराब, आँख खराब। तो उस स्टेज तक आने से पहले ही अपने आप को चेकअप कराओ। शुगर डायग्नोज हुआ है, आँख को चेक करो, आँखों में स्वेलिंग आई तो इंजेक्शन लगेंगे। अगर और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ता है। भगवान करे वहाँ तक ना पहुँचो, तो भैया पहले दिन से लगे रहो, ऐसे डायग्नोज होता है। ख़ासकर अगर आदमी को हुआ है, तो भई मैडम जी विलन मार-मार के शुगर कंट्रोल कराओ उनका। बिल्कुल। तो अ, इंसान को सर्जरी तक पहुँचना ही ना पड़े। हाँ। ये आँखों का पर्दा उखड़ना, खून आना, इसकी नौबत ही ना आए। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल वे हैं जिससे हम अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, एक मैं पॉइंट बताता हूँ। एक आजकल मैं एक फ्रेंड के घूम रहा था, लास्ट ईयर ही घूम रहा था रैदर। हाँ। वो यूके में काम करता है। उसने मुझे बोला, "भानु यार, ये सर्जरी वाली केसेस तो हम देखते नहीं यूके में।" अच्छा। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, अपना उत्तराखंड नहीं। यहाँ तो बहुत देखते हैं, ठीक है। हाँ। उसने मुझे बोला, "यार, हमारे यहाँ पे इतनी सर्जरी होती ही नहीं है। चाहे पॉपुलेशन भी कम है, बट इतने कॉम्प्लिकेशन तो पहुँचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा एनएचएस सिस्टम होता है। वहाँ पे जैसे डायबिटीज़ डायग्नोज़ होता है, उसी समय आँख का चेकअप मैंडेटरी है, ये चेकअप मैंडेटरी है, आपको आएगा कि भई अपने ब्लड शुगर चेक कराओ। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब मामला खत्म हो जाता है तब जब जाके जब विज़न गिरती है, हाँ। जो कि आपके ब्लाइंडनेस से 1 दिन पहले गिर सकती है, ठीक है? तभी मरीज़ कूद के आता है कि कल दिक्कत आई है, ठीक है? अब जो आपने सवाल पूछा कि डायबिटीज़ कंट्रोल कैसे करें? देखो भाई, इसका तो पूरा एक तो गोली खाते हैं डेली। ये इसमें मेन प्रॉब्लम गोली की नहीं होती और लोग को लगता है कि इलाज है गोली। नहीं, डायबिटीज़ का मेरे इलाज फैमिली में भी बहुत लोग डेली गोली खाते हैं, इंसुलिन लेते हैं। डायबिटीज़ और बीपी का इलाज गोली नहीं है। मेरे पास पेशेंट है, मैं पूछता हूँ, "दादू डायबिटीज़ का इलाज क्या होता है?" वो बोलते हैं, "दादू मैं गोली खाता हूँ, हाँ। इंसुलिन लगा लो, मॉर्निंग वॉक करो, खाने में आप परहेज़ रखो।" हाँ, आलू ये मत कुछ खाओ। इलाज नहीं है। ये डायबिटीज़ का कुछ इलाज नहीं है। डायबिटीज़ का बेसिक फंडा ये है कि आप जो कुछ कर रहे हो, करो, हाँ। लेकिन काउंटर चेक करो कि डायबिटीज़ कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही। तो अच्छा। एक टेस्ट है दाजू, जो मैं महाबाण मानता हूँ डायबिटीज़ का, जिसपे बहुत लोग कम काम करते हैं, वो तो HbA1c। HbA1c। हाँ, ABC को 1 लगा दो बीच में बिठा के, ठीक है दाजू? ये आपके डायबिटीज़ का 3 महीने का ऑन एन एवरेज बताता है। 2 बात समझनी होगी, डायबिटीज़ आपकी लाइफ लॉन्ग बीमारी है। आप हर रोज़, हर मिनट, हर सेकंड कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो है। तो आपकी बॉडी तो वीक होगी होगी, ठीक है? हल्की-हल्की करके वो एजिंग से भी बढ़ेगी, लेकिन वैसे डायबिटीज़ से भी डैमेज तो आएगा ही आएगा। और ऑन एन एवरेज आप चाहते हो कि डायबिटीज़ आपका ऑन एन एवरेज कंट्रोल रहे, ताकि मैं बुढ़ापे में कॉम्प्लिकेशन ना झेलूँ।
तो उसके लिए HbA1c टेस्ट महाबाण होता है। इसको आपको हर 3 महीने में करना चाहिए। साल में 4 बार, 10 साल में 40 बार, 20 साल में 80 बार। इसकी वैल्यू अगर आपकी 7 के आस-पास, 7 के नीचे रहती है, तो आपकी बॉडी में डायबिटीज़ का डैमेज कम होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस बोलती है। ओके। इट टेल्स यू कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल है। जो मैं अपने पेशेंट को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ भी देता हूँ। बच्चे किताब खोल के बैठे रहते हैं। दाजू आप भी बैठे होंगे। बिल्कुल। मैं तो टॉप करता था, लेकिन आप ठीक है, आपका मैं मुझे नहीं करता था, तभी तो मेरा समूह नहीं निकला। तो वही, आप किताब खोल के बैठे होंगे, माँ-बाप खुश, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा एग्ज़ाम में मार्क्स कम लाया। मतलब क्या हुआ? उसने पढ़ाई करी कि पढ़ाई नहीं करी? पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई नहीं करी। हमारे डायबिटीज़ कंट्रोल में सेम प्रॉब्लम आती है। हम गोली खाते हैं, रोज़ सुबह शुगर नापते हैं और हम भागते दौड़ते हैं और हम करेले का जूस सब ट्राई करते हैं। आप सब करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने डायबिटीज़ का एग्ज़ाम दो हर 3 महीने। हाफ ईयरली, क्वार्टरली जो बोलना है, HbA1c चेक करो। अगर तुम्हारी वैल्यू 7 आ रही है, तो तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। चाहे तुम एलोपैथी खाओ, आयुर्वेदा खाओ, कुछ ना खाओ, खाना छोड़ दो। अगर उसकी वैल्यू 8, 9, 10 आ रही है, तो आप जो भी कर रहे हो कम कर रहे हो। ये नीड टू मीट टू डायबिटोलॉजिस्ट अगेन। आपको उनसे मिलकर डायबिटीज़ और कंट्रोल करनी है। जो भी कर रहे हो कम कर रहे हो। प्रॉब्लम ये आती है, हम ये रेगुलरली नापते नहीं हैं, हम इसमें नापते हैं, खुश होते हैं। हाँ, वो जो छोटा-सा लेते हैं एक बूंद इसकी वैल्यू 10 मिनट बाद बदल जाएगी। बिल्कुल, आप कुछ मीठा खा लो, बदल जाएगी। बदल जाएगी, ठीक है राजू? हाँ। तो दैट इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ असेसिंग योर डायबिटीज़। HbA1c टेस्ट हर 3-3 महीने में करो। साल में 4 बार, 10 साल में 40 बार। वैल्यू 7 के आसपास रखो। 7 के आसपास रख रहे हो, आप आयुर्वेदा खाओ, एलोपैथी खाओ, जो खाना खाओ, जो मर्ज़ी है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल है। 7 से ऊपर है, चाहे आप इंसुलिन लगा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बावजूद भी तुम्हारा शरीर खराब है। तो काउंटर चेकिंग कि आप जो कर रहे हो वो कारगर है कि नहीं, इज़ द क्रिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, जिस पे हम एम्फेसिस नहीं देते। इसका नाम क्या था राजू, बताओ? HbA1c। A-B नहीं, B हटाओ, 1 लगाओ, हाँ, HbA1c। A1c, हाँ, ओके। ठीक है। हर 3 महीने में, साल में 4 बार, 10 साल में 40 बार, 20 साल में 80 बार। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि आप परहेज कर रहे हो शुगर से बचने का, तो अच्छी बात है, लेकिन उस परहेज का कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हर 3 महीने में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, टेस्ट कराना ज़रूरी है और टेस्ट का नाम है HbA1c, राइट? ज़रूर, क्या बात है राजू, हाँ। आप भी डायबिटोलॉजिस्ट बन के हमारे और बताओ? तो दाजू, जैसा कि आपने बोला कि शुगर अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आपकी आँखों की रोशनी चली जाती है ना? तो अब ब्लाइंड हो जाते हैं लोग। तो अब ब्लाइंड लोगों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उनको देख के थोड़ा दुःख भी होता है। तो मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है? क्या ब्लाइंड लोगों की आँखों की रोशनी वापस लाना संभव है? ये वो दोबारा देख सकते हैं? अच्छा, जो बहुत क्रिटिकल सवाल है, एकदम संगीन सवाल है। तो पहले शुगर वाली बात करते हैं। हाँ, शुगर ब्लाइंड नहीं करता, लापरवाही ब्लाइंड करती है। ठीक है। अब इसमें आते हैं ब्लाइंडनेस के बारे में। हुँ। देखो, ब्लाइंडनेस तो टोटल होती है, मतलब बिल्कुल नहीं दिख रहा। हाँ, वही। अदरवाइज़ सोशल ब्लाइंडनेस भी होती है, जहाँ पे एक पैरामीटर होता है, कम दिख रहा है बंदे को, और कम दिखने के साथ वो लाइफ जीने में उसको दिक्कत हो रही है। तो जहाँ सोशल ब्लाइंडनेस, जहाँ विज़न है, काफ़ी कम है, वहाँ पे हम बहुत सारे एजेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम विज़न एड से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम ट्रेनिंग के साथ वॉक करा सकते हैं। मैग्नीफाइंग लेंसेज़ के साथ, मैग्नीफाइंग कंप्यूटर्स में ऐप्स आते हैं, उसके साथ हमको डेली ज़रूरत काम करा सकते हैं। तो वो थोड़ा बहुत काम कर पाएँगे। एकदम साफ नहीं दिखेगा, बट दे कैन लिव देयर लाइफ। जहाँ टोटल ब्लाइंडनेस की बात होती है, जहाँ पे आँख देख ही नहीं पा रही है, उसमें लाइट परसीव ही नहीं हो रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपकी आँख में लाइट नहीं परसीव हो रहा, देन नथिंग कैन बी डन फॉर इट। अच्छा। मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। लेकिन एक और पॉइंट रहता है कि अगर आपको कम दिख रहा है या फिर बहुत ही कम दिख रहा है और आप अपनी विजुअली एबल्ड लाइफ नहीं जी पा रहे हो, उसका मतलब नहीं है कि लाइफ बंद हो गई है। ऐसे पेशेंट को डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है। उसको तुम सॉल्व कर दोगे ना, बंदा फिर उठ के जिएगा। मेरे पास एक पेशेंट है, आपको बताऊँ क्या, मैं पर्सनल स्टोरी है। टोटल ब्लाइंड है, ठीक है? ही कैन नॉट सी एट ऑल। ही डजंट हैव पेरेंट्स एंड ही हैज़ अ ब्रदर जो सिक्योरिटी गार्ड है। तो उतनी फैमिली इतनी वेल ऑफ नहीं है। सो हम काफ़ी समय पुराना पेशेंट, तो आपस में बात करते रहते हैं। तो एक बार उसको मुझे फ़ोन आया, हम बातें कर रहे थे। तो टोटल ब्लाइंड बंदा मुझे बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा। मेरे को मेरी कॉलेज की लड़की को छेड़ दिया है, मैं पीटने जा रहा हूँ। तो ब्लाइंड बंदा ये बोल रहा था? हाँ, हाँ। अच्छा। तो इफ़ यू आर ब्लाइंड दैट डज़न्ट मीन द लाइफ इज़ ओवर फॉर यू। उस बंदे में इतनी विगर है ना, मेरे को देख के तो मुझे शर्म आती है। हमें लगता है कमर दर्द हो रहा है, क्या करें, ये हो रहा है, क्या करें, बाल गिर गए, क्या करें, चश्मा पहन रहा हूँ, क्या करें, ठीक है? सो द विगर इन दैट गाय हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग कि यू कैन लूज़ एंटायर सेंसेस। आप अपनी आँख खो सकते हो, बट आप लाइफ जी सकते हो। तो अगर बंदा टोटल ब्लाइंडनेस के साथ जी रहा है, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर दैट। अगर आपकी आँख लाइट परसीव कर ही नहीं रही है। अगर आपको कम दिख रहा है, उसमें हम सर्च करते हैं कॉज़ क्या है। तो आपको ये मान के हैरानी होगी कि
कम दिखने वाली बीमारी बचपन से भी होती है। बस बच्चे हैं 1 साल के जो टोटल ब्लाइंड है अभी। तो कॉज़ देखना होता है क्यों ब्लाइंड हुए हैं, क्या उसको हम ठीक कर सकते हैं? मेरे पास पेशेंट्स हैं जो मान के चले टोटल ब्लाइंड है, पर उनका क्योर था। हल्का-सा कैटरेक्ट हार्ड था, आँख बहुत छोटी थी, हमने लेंस साफ कर दिया और विज़न आ गई थोड़ी बहुत। पर्दा उतना ख़राब नहीं था। तो जो कम विज़न वाले लोग होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि इज़ देयर एनी थेरेपी और नॉट, और फिर हमारा मकसद ये होता है कि उनको सोसाइटी में दोबारा कैसे इंटीग्रेट करें विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट इन टूल्स। तो एज़ अ पेरेंट्स, क्योंकि कल के दिन हम भी माँ-बाप बनेंगे, है ना? और भी जो लोग देख रहे हैं अभी, तो वो एज़ अ पेरेंट्स अपनी कैसे ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं कि ताकि बच्चों में प्रॉब्लम ना आए? अगर आ भी गई है, तो फिर उसको मतलब कैसे आगे वो प्रोसेस करें कि बात बिगड़े ना ज़्यादा? एक चीज़ आजकल जो मेडिकल साइंस ने अच्छा किया है, हुँ। कि पहले के ज़माने में बहुत छोटे बच्चे जो नवजात होते हैं, हाँ। मतलब 6 महीने में, 7 महीने के बच्चे, पहले बचते नहीं थे ज़्यादा। हाँ, ये तो अब है। इतना एडवांसमेंट हो गया, डॉक्टर्स भी इतने अच्छे आ गए, पेरिफेरी में अच्छे आपके पीडियाट्रिशियंस, पूरा सेटअप आ गया है हुँ, कि वह सब बच्चे बच पा रहे हैं। हुँ, इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग टू सी अ पेरेंट लूज़ अ चाइल्ड। लेकिन अब जब इतने जल्दी बच्चे पैदा होते हैं, नवजात बच्चे, प्रीमेच्योर बच्चे, उनमें एक बीमारी आने का चांस होता है प्रीमेच्योरिटी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, उसको आरओपी बोलते हैं। ये बीमारी आती है इन्हीं बच्चों में, अदरवाइज़ जो नॉर्मल फुल टर्म पैदा हुआ है, हुँ, पूरे समय के साथ पैदा हुआ, उसमें बीमारी कभी नहीं आती। हुँ, तो प्रीमेच्योरिटी के साथ एक बीमारी आती है जो बच्चों को आपको आपको खासकर देखना होगा। अगर आप बच्चे प्रीमेच्योर हुए हैं, तो उनका पर्दे का चेक होना चाहिए। स्पेशली अगर आपको पीडियाट्रिशियन बोले तो। होता क्या है कि बच्चे एडमिट रहते हैं बहुत समय के लिए, फिर डॉक्टर बोलते हैं कि एक बार आँख के डॉक्टर को दिखाओ, तो उनको लगता है कि क्या दिखाना, बच्चा छोटा क्या है अभी। दिखाना? तो एक बीमारी होती है आरओपी, यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, उस पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है, पीडियाट्रिशियन ने बोला है, बहुत लंबा आपका एनआईसीयू स्टे हुआ है, बहुत ऑक्सीजन लगा है आपको बच्चे को बचाने के लिए, तो अपनी आँख के पर्दे ज़रूर चेक कराएँ। आरओपी एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत ज़्यादा 99% में रोक सकते हैं हम, अंधा होने से रोक सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर आँख चली गई, पर्दा पूरा उखड़ गया, हुँ, विज़न चली गई, तो बच्चा बचपन से ही अंधा होगा। उसका डिसएडवांटेज बहुत होगा। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय पेरेंट्स की आरओपी बीमारी क्या होती है, इतने छोटे बच्चों को आँख का चेकअप क्यों कराएँ? हुँ, इतने छोटे से होते हैं, आप हुँ, मानोगे नहीं, हम लेज़र कर रहे होते हैं, इंजेक्शन लगा रहे होते हैं इतने छोटे बच्चों को, आप तो बड़ों की बात कर रहे हैं। हुँ, तो सब इलाज होता है, लेकिन डिले इन ट्रीटमेंट, लेट पकड़ना हुँ, या फिर डॉक्टर की बात ना मानना, उससे बच्चे अंधे हो सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी पैदा होता है, हुँ, उस केस में आप प्लीज़ अपने आँख का चेकअप कराएँ, प्रीमेच्योर पैदा होता है तो। दूसरी बात है, जब बच्चा बड़ा हो तो उसका 2 साल की एज में, 3 साल की एज में चेकअप होना चाहिए। लॉ कहता है कि स्कूल में घुसने से पहले बच्चे का आँख का चेकअप होना चाहिए, हुँ, ठीक है? ये लॉ कहता है, बट कोई करता नहीं है। उस समय ऐसी बहुत सारी बीमारी पकड़ सकते हैं जिसको हम बचपन के एज में, क्योंकि उस समय न्यूरो डेवलपमेंट होता है, बच्चे बड़े होते हैं, चलना सीखते हैं, देखना सीखते हैं, तो आँख देखना भी सीखते हैं उस समय। तो उस समय बहुत बीमारी को पकड़ के ठीक भी कर सकते हैं, जिसका ट्रीटमेंट आगे जाके जब बच्चे बड़े हो गए, तो उसका काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? मतलब जन्म से कितने दिन के बाद वो चेकअप करना चाहिए आइज़ अगर का? बच्चे के आँखों में पानी-वानी डिस्चार्ज आ रहा है, आँख टेढ़ी लग रही है, आँखों में रिफ्लेक्स वाइट लग रहा है, हुँ, जब हम फ़ोटो खींचते हैं ना, हाँ, तो आपको दिखता है ना, लाइट आँख लाल होती है, हाँ, होती है। ठीक है? हाँ, कई बार बच्चों में नहीं होती है, उसको व्हाइट रिफ्लेक्स बोलते हैं। उसमें दैट व्हाइट रिफ्लेक्स का कॉज़ कैटरेक्ट हो सकता है, पर्दे की बीमारी होती है और कई बार कैंसर भी हो सकता है। ये वर्ड बहुत बड़ा बोल दिया कैंसर, हुँ, बहुत ही हुँ, रेयर होता है, तो हुँ, हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर आपके पैदाइश में बच्चे की आँख में पानी बहुत आ रहा है, हुँ, आँख चेक कराओ। उस ठीक है। समय सिंपल मसाजेज़ से पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर आपका बच्चा आपको देख नहीं रहा है, अगर आपके बच्चे की आँखों में भेंगापन आ रखा है, हुँ, उसके ये काली पुतली वाला पार्ट ना होता है प्यूपिल के पीछे, हाँ, हाँ, हाँ। अगर व्हाइट रिफ्लेक्स आ रहा है, बच्चे को चेक कराओ। बच्चे को बहुत सी बीमारी होती है बचपन में, इसका इलाज प्रॉपर होता है, करके हम बच्चों को अच्छी ज्योति दे सकते हैं। साथ-साथ में स्कूल जाने से पहले तो चेकअप मैंडेटरी होता है, बट मैं बोलता हूँ बच्चा 2-3 साल का है, तो आप एक बार आँख चेकअप तो करा ही लो एटलीस्ट वन्स। लॉ तो ये भी मतलब लॉ क्या कहना, मतलब मेडिकल साइंस तो ये भी कहता है कि जब बच्चा पैदा हो तो एक बार उस समय आपको पीडियाट्रिशियन को थोड़ा चेकअप कर देना चाहिए आँखों का, एटलीस्ट रिफ्लेक्स देख लेनी चाहिए। हुँ, जिससे हम देखते हैं कि वो रेड रिफ्लेक्स जो पुतली से आता है हुँ, कैमरे में की फ़ोटो, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। हुँ, बट येस, अगर कोई भी दिक्कत लग रही है, आपका बच्चा आपको देख नहीं रहा, टेढ़ा है, आँखें छोटी भैंगी है, तो हुँ, पहले-पहले दिखा देना चाहिए। हुँ, और अगर आपका बच्चा प्रीमैच्योर हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया, तो भैया अपने पीडियाट्रिशियन ज़रूर बात करें। आपको पीडियाट्रिशियन ने बोल दिया कि आँख का चेकअप कराओ, प्लीज़ उसमें देरी ना, दैट इज़ समथिंग वी कैन सेव। और एक बार जब दिखता है ना बच्चे की आँख का पर्दा उखड़ चुका है, कोई इलाज नहीं है, हुँ। दुःख होता है। तो ये जो महँगापन है आँखों का, इसका इलाज होता है? हाँ, अगर बच्चे को भेंगापन है, ये बस 1-2 बार में ब्रेक करते हैं, ठीक है इसको? हाँ, ठीक है। बच्चों को, बड़ों को। हुँ, बड़ों को महँगापन होता है,
उसमें सर्जरी कराएंगे। उसमें मेनली सर्जरी कॉस्मेटिक होती है। कॉस्मेटिक मतलब कि आपकी आँख सीधी हो जाएगी, ठीक है? और आपको सोसाइटी में ज़्यादा खराब नहीं लगेगा कि मेरी आँख देख रहे हैं, मेरी आँख टेढ़ी है, मेरी आँख देख रहे हैं। लेकिन बचपन में अगर भैंगापन है, तो पहले उसका कॉज़ पकड़ना होता है। कभी-कभार भैंगापन तो बस चश्मे से ठीक हो जाता है। अच्छा, चश्मा पहना दो तो हाँ, उससे थोड़ा ठीक। लेकिन वो कुछ एक सबसेट ऑफ भैंगापन होता है, सबको नहीं। तो पहली बार जब बच्चे की आँखों में भैंगापन होता है, हम चेक करते हैं कि भैंगापन अंदर का है, बाहर का है। चश्मे का नंबर चेक करते हैं और देखते हैं चश्मा पहनाने के बाद भैंगापन में कितना कम हुआ। सो आँख सीधी हो गई, नहीं हो गई। अगर आँख पूरी सीधी हो गई तो इलाज है चश्मा पहनो, ठीक है? अगर आँख पूरी सीधी नहीं हुई है, तो उस केस में भैंगेपन की सर्जरी करनी होती है। यहाँ पे एक मोस्ट कॉमन सवाल ये पूछते हैं ना दाजू कि बच्चा बड़ा होगा तब कराना। नहीं, 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 नहीं। यहीं पे कॉन्सेप्ट्स थोड़े फेल होते हैं। 8-10 साल के बाद खास, लेकिन आजकल तो वैसे एम्ब्लियोपी की थेरेपी आ गई है, जहाँ पे हम बाद में भी 3D विज़न गेन कर सकते हैं। लेकिन जितना लेट करेंगे, उतना डेप्थ ऑफ फोकस कभी नहीं आएगा। कि जब जो चीज़ देखते हैं ना दाजू, उसमें क्या होता है, हमारी दोनों आँखें अलग एंगल से दिखती हैं, हाँ, तो वहाँ डेप्थ आता है। अगर बच्चे की आँख भैंगी है, वो एक ही आँख से देख रहा है, या तो एक ही से देख रहा है, दोनों से अल्टरनेट करके देख रहा है, ठीक है? तो उसमें डेप्थ ऑफ परसेप्शन नहीं आता। उससे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, न्यूरो डेवलपमेंट आपकी आँखों में इम्पैक्ट पड़ता है। एम्ब्लियोपी या 3D डेप्थ फील्ड आता ही नहीं है बाद में, और ये इसको बाद में डेवलप करना काफ़ी मुश्किल होता है, खासकर जब बच्चा बड़ा हो गया, क्योंकि जो डेवलपमेंटल फेज़ है आपके दिमाग में, जो नर्व्स एंडिंग्स फाइनलाइज़ होनी है, वो बचपन में ही होनी है। तो बच्चों में अगर भैंगापन है कारण ढूँढने के बाद और ठीक नहीं हो रहा चश्मे के साथ, तो उस केस में बच्चों को भैंगेपन की सर्जरी करानी चाहिए, ताकि बच्चों की आँखों में डेप्थ परसेप्शन आए। बड़ों में अगर भैंगापन है, तो उसमें डेप्थ परसेप्शन तो पहले से ही होता है मेजॉरिटी केस में, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, या फिर कम होता है केस आने का। बड़ों की स्क्वीन सर्जरी को कॉस्मेटिक स्क्वीन सर्जरी मानते हैं, जहाँ पे उसको सोशल ऑकवर्डनेस नहीं हो रही है और दोनों आँख से प्रॉपर्ली देख पा रहा है, उसकी आँख में आपकी आँख बंद सप्रेशन से बंद नहीं हो रही है। लेकिन बच्चों की स्क्वीन सर्जरी को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ताकि डेप्थ ऑफ परसेप्शन डेवलप हो। बच्चों की स्क्वीन सर्जरी कॉस्मेटिक नहीं होती है, अच्छा। वो थेरेपेटिक होती है, वो करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने बोला कि स्क्रीन सर्जरी कराएँ, उसको डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो दाजू ना अभी मेरे पापा का भी मतलब अभी 1 डेढ़ महीने पहले कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है ना? तो उससे पहले हमने काफ़ी रिसर्च करी थी और कई लोग ये भी बोलते हैं हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ भी बोलते हैं कि ये वाला लेंस डलवा लो, महँगा वाला डलवा लो, है ना? या बेसिक वाला डलवा लो, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और आम आदमी को तो पता नहीं होता है क्योंकि उनके लिए तो सभी लेंस एक हैं। कईयों को ये भी लगता है कहीं ठग तो नहीं रहे हैं हॉस्पिटल वाले, ज़्यादा पैसा तो नहीं ले रहे हैं। ज़रूर। तो थोड़ा-सा ये कन्फ्यूजन क्लियर करिए कि कौन-सा लेंस सही रहता है? क्या महँगे लेंस डालने का कोई फ़ायदा भी होता है या फिर बेसिक वाला ही सही रहता है? थोड़ा इस पे बताइए। अच्छा, पहली बात दाजू कांग्रेट्स, पिताजी वैसे है ठीक? बढ़िया? हाँ, वो ठीक है। बढ़िया है, तो सॉरी आपके वहाँ से नहीं कराया। कोई बात नहीं। इंडिया के दूसरी सारे आँख का कराएँगे। इंडिया के सारे डॉक्टर्स अच्छे हैं। ये तो है। मेरा भी अच्छे हैं और सब अच्छे हैं, हुँ। सबका काम अच्छा हुँ, होता है, हुँ, ठीक है? अब कैटरेक्ट के बारे में बात करते हैं तो पहले मैं 2 बात को मिथ्यू तोड़ता हूँ। हुँ, बहुत कॉमनली कैटरेक्ट में लोग बोलते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी अभी के अभी करा दो, हुँ, अर्जेंट है। हुँ, बहुत रेयर केस में होता है, बट मेजॉरिटी केस में तो कैटरेक्ट इलेक्टिव होता है। हुँ। आपको समझना है कि आपका आँख में लेंस निकाल के, जो खराब कैटरेक्टस लेंस है, निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस डालने वाला है। डलने वाले हैं, हाँ। तो मैं आज करूँ या कल करूँ, फ़र्क पड़ने वाला है? हुँ, नहीं, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल लेंस डाल रहा हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्टिव सर्जरी है जो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। कोई इमरजेंसी नहीं है। कोई मेजॉरिटी में इमरजेंसी नहीं होती है। ठीक है। बट लेकिन उसका साइड पॉइंट भी है। अगर आपका कैटरेक्ट बहुत हार्ड हो गया है, हुँ, तो एडवांस मशीन से हम उसमें कभी-कभार टेस्टिंग नहीं कर पाते। तो लेंस का नंबर क्या होता है ना, चश्मे का नंबर होता है ना, लेंस का भी नंबर होता है, वो निकलने की मुश्किल होती है। हुँ, दूसरी बात है, हार्ड कैटरेक्ट में आपका सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन का भी चांस बढ़ जाता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कैटरेक्ट अभी के अभी कराओ, हुँ, बट बहुत हार्ड मत होने दो। अदरवाइज अननेसेसरी एक सिंपल सी सर्जरी कैन बी कॉम्प्लिकेटेड और 1 घंटे की हो सकती है, पर्दे की भी सफाई करनी पड़ सकती है। हुँ, अब विद रिस्पेक्ट टू योर लेंस, हुँ, ये बहुत क्रिटिकल सवाल उठता है लेंस के बारे में। जैसे आपने बात की लेसिक की, चश्मा हटा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि जहाँ पे लेसिक सर्जरी हो रखी है, वहाँ पे कई बार उनको बेसिक ही लेंस डालना पड़ता है। दे कैन नॉट पुट एडवांस महंगा वाला लेंस। जब में पैसा हो फिर भी नहीं डालते। हुँ, हमारे पेशेंट आए हैं फुल रिच, मतलब बड़ी गाड़ी में आए हैं, लेकिन हमने बोला सस्ते लेंस डालो। जो लेंस की चॉइस होती है वो आपकी आँख पे डिपेंड करती है। लेंस लाइक एनी अदर कैमरा हमारी लाइट को पर्दे में, फिल्म में फोकस करेगा। हमारे आँख का पर्दा हो गया, कैमरे का सेंसर हो गया। हुँ, अगर सेंसर खराब है तो महंगा लेंस काम नहीं करेगा। हुँ, अगर नस खराब है, जो आपके दिमाग में सिग्नल नहीं जा रही है, तो महंगा लेंस काम नहीं करेगा। आपकी पुतली में चोट लगी है, पुतली सफ़ेद है,
या किसी भी कारण से लाइट का ट्रांसमिशन लेंस पे ही डिपेंडेंट नहीं है, कोई और भी फॉल्ट है, तो हो सकता है कि आपके लिए महंगा लेंस अप्रोप्रिएट ना हो, रिस्पेक्टिव आपके जेब में कितना बराबर है। ठीक है, तो लेंस की चॉइस इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, इस पे डिपेंड करती है कि आपकी आंख पे क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये, अगर मान लो कि आप एकदम क्लीन है तो आप कौन सा लेंस डालें, तो ये आपकी डेली लाइफ पे डिपेंड करता है। अगर आप बस दूर का काम, एक ही चीज़ देखते हो, दूर का काम करते हो, पास से काम ज़्यादा करते नहीं हो, बहुत सारे हमारे बुर्जू होते हैं जो बस बैठ के धूप से देखते हैं और मतलब पढ़ने वढ़ने ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए मोनोफोकल लेंस बेस्ट है। मोनोफोकल जैसे बोलता है ना, फर्स्ट फोकस पॉइंट, जैसे हमारा होता है ना, यंग बच्चों में चश्मा लगता है, एक ही दूर का चश्मा है, पास का हमारी आँख संभाल लेती है, तो मोनोफोकल लेंस में दूर का एक ही पॉइंट में फोकस होता है, दूर का या पास का। अच्छा क्या होता है, इसमें 100% लाइट आपके पर्दे में फोकस होती है, कुछ भी लाइट कटती नहीं है, जितना घुसा सब घुसता है, और बड़ी क्रिस्प इमेज आती है। इससे बढ़िया इमेज एक फोकस पॉइंट में नहीं मिल सकती। लेकिन उसी के विपरीत एडवांस लेंस आ चुके हैं। अब एडवांस लेंस जो आते हैं, ऑब्वियसली कंपनी जो प्रोवाइड करती है उसके भी चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ाती है, लेंस की कॉस्ट बहुत बढ़ा देती है। तो मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंस आते हैं जिसमें आपके फोकस पॉइंट एक नहीं है, दो हो गए। जैसे हम हमारे ओल्ड एज में, मिडिल एज में लोग पहनते हैं ना बाईफोकल चश्मा, दूर पास का चश्मा, हाँ, जिसमें वो कर्व सा बना होता है। हाँ, या फिर प्रोग्रेसिव चश्मा। हाँ। तो ऐसी लेंस भी होता है कि आपका दूर पास का फोकस पॉइंट आ गया। तो कुछ लोग पसंद वो करते हैं, खासकर लेडीज, उनको पास से काम ज़्यादा होता है, दूर का थोड़ा कम भी दिखता चलता है, लेकिन दे आर मोर कंसर्न कि हम पास का साफ देख लें। तो उनमें मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि उनको दूर के साथ साथ बिन चश्मे के पास का भी हो जाए, या फिर चश्मे में डिपेंडेंस कम से कम हो। ठीक है, अभी मैंने बोला इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि कोई भी कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद ये नहीं कह सकता कि आपको चश्मा नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, ये मैं भी पूछना हाँ, चाहता था हाँ, आपसे। क्योंकि 10 to 15% साइंस बोलता है कि चश्मे का नंबर आएगा ही आएगा। अगर आपने महंगा लेंस डाला तो, अगर आपने मोनोफोकल लेंस डाला तो पास का चश्मा तो आना ही आना है। तो कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद जब सर्जरी होती है, हम बेस्ट से बेस्ट मशीन से जांच कर ले, लेकिन आंखों में मॉड्यूलेशन होती है, आंख थोड़ा लेंस आगे पीछे पुतली का शेप जो है ना, थोड़ा चश्मा सबकी आंखों में आ सकता है, बट डिपेंडेंस कम होती है कंपेयर टू हम अगर आप बेसिक लेंस डालते हैं। मोनोफोकल में पास का चश्मा तो आपको लगेगा। अब जब मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंस आ गया तो उसमें हो सकता है आपको पास का चश्मा बिल्कुल ना लगे, आप दूर का भी देख लो, पास का भी देख लो। लेकिन इसमें एक इशू होता है कि लाइट जो अंदर पूरी घुस रही है, 100% लाइट, वो ब्रेक हो जाती है फोकस पॉइंट दूर के लिए, पास के लिए, तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लॉस होता है। रात के समय ग्लेयर दिखते हैं, बल्ब के आसपास ना लाइट दिखती है ऐसे करके, हेलो सी, और ये सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप नाइट ड्राइविंग नहीं करते हो और आपका मेन काम पास का है, तो उनके लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट है। घर में काम करते हैं, ज़्यादा ड्राइविंग वाला पार्ट को हटाना होता है एकदम। नाइट ड्राइविंग वालों को ये मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंस डल भी नहीं सकते, क्योंकि उनको नाइट ड्राइविंग में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपके वेवस और तो उस पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंस, जो चाहते हैं कि मुझे पास के चश्मे पर डिपेंडेंस ज़्यादा ना हो, मैं दूर पास से काम कर लूँ। हाँ, मैं नाइट ड्राइविंग नहीं करती हूँ। तीसरा लेंस जो कैटेगरी अवेलेबल है वो एडॉफ लेंस की होती है। एडॉफ लेंस पे आप दूर पास से काम कर सकते हैं मल्टीफोकल की तरह, ऑल्दो पास के लिए कई बार चश्मा लग जाता है, पतला सा, नॉट दैट थिक चश्मा, और मतलब मोबाइल शोबाइल से आराम से चला रहोगे बेसिकली आप। बट इसमें ये रात की ड्राइविंग करने की जो इशू होती है, ग्लेयर दिखना, वो बहुत कम होते हैं। तो अगर ये डिपेंड करता है आप करते क्या हो। अगर आपको मेन काम कंप्यूटर पे है, ठीक है, आपके लिए एडॉफ लेंस अच्छा है। अगर आपका मेन काम खेती बाड़ी या दूर के देखने का है, आपके लिए मोनोफोकल लेंस अच्छा है। अगर आप घर में ज़्यादा काम बताती हैं और पास से काम करना है, तो आपके लिए मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंस ज़्यादा अच्छा है। मोनोफोकल जो लेंस प्रोवाइड कर, जो आपको विजन प्रोवाइड करता है, मोनोफोकल लेंस वो एकदम क्रिस्टल क्लियर 100% देता है दूर का। लेकिन बाकी लेंस में जो प्रॉपर्टी होती है पास का दिखने में हेल्प, चश्मे पे डिपेंडेंस कम, वो आती है एट द कॉस्ट ऑफ दूर में थोड़ा लॉस होता है लाइट का, और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम होता है, और थोड़ा ग्लेयर का इशू उसमें आता है जो मोनोफोकल लेंस में नहीं आता। तो आपके पिताजी को जो भी लेंस दिलाया, आई होप ही इज डूइंग ग्रेट, बट जो भी लेंस दिलाया, अगर आपकी आंख में कैटरेक्ट है, आप अपने बजट के हिसाब से ऑपरेशन कराओ। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर सभी अच्छे होते हैं। उन्होंने मेरे को मोनोफोकल ही सजेस्ट किया था, बढ़िया है। और क्योंकि उनका भी घर का ही काम रहता है, हाँ। पढ़ने-वढ़ने का तो रहता नहीं है, हाँ। तो बेस्ट है। तो लेंस डालो अपने डेली लाइफस्टाइल के हिसाब से, जो बजट आप बताते हो। हम तो ये बोलते हैं कि दाजू आप अपना बजट बताओ, हमारा काम है आपको आपके बजट में खुश करना, ताकि हम इन्फ्लेट कर दें। बस ऐसे पेशेंट्स हैं who are not affording, they want to put the best lens। नहीं, आपकी आंखों में चश्मा पहन लेना सर्जरी करने के बाद, आपकी आंखों में बेसिक लेंस भी अच्छा काम कर जाएगा। यू डोंट नीड टू ब्रेक योर बजट। आपको ओवर एक्सपेंस, लोन शोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप जो बजट बनता है आप उससे अपना काम कराएं। अगर आपको कैटरेक्ट हट रहा है, आपको सब लेंस में अच्छा दिखाई देगा। चाहे थोड़ा चश्मा लग गया तो पहन लेना, क्या दिक्कत है यार। लेंस की तरह ही आयुष्मान कार्ड के लिए भी बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ। कि यार इस बीमारी के लिए आयुष्मान चलता है, इसके लिए नहीं चलता, या फिर इस हॉस्पिटल में चलता है, इसमें नहीं चलता। तो
आई की जो मतलब सर्जरी होती है हम्म। कैटरेक्ट वगैरह की, तो उसमें आयुष्मान के लिए आयुष्मान कार्ड की क्या गाइडलाइन है, थोड़ा उस पे बताओ। चलता है या नहीं चलता है, क्या रहता है? आयुष्मान कार्ड ने राजू बड़ा हेल्प कर रखा हाँ, है। क्योंकि पहाड़ में बहुत से लोग उसके भरोसे भी रहते हैं ना कि हमारा तो हाँ, आयुष्मान कार्ड बना है, हमारा तो फ्री में हो देखो जाएगा। देखो देखो, एक बात बहुत क्लियर बननी है, यह इंडिया में गरीबी तो है, ठीक हाँ, है। हाँ। नॉट एवरीबडी इज रिच। हुँ, सो अगर कोई गरीब है तो आयुष्मान से कराए भाई, हुँ, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स बेटर टू हैव एन आयुष्मान वाला लेंस आपकी आंखों में रादर देन हैविंग कैटरेक्ट। हुँ, आप अच्छा देखोगे। आयुष्मान के लेंस भी बहुत ख़राब नहीं होते हैं, अच्छे ही होते हैं। हाँ, वो फीचर नहीं रखेंगे आपको कि पास का साफ़ हो जाए, ये सब साफ़ हो जाए। हुँ। और आयुष्मान कार्ड से एक बड़ी हेल्प हो जी मुझे पर्दे की सर्जरी में। अच्छा। पर्दे की सर्जरी बड़ी महँगी होती है। अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, बहुत पेशेंट्स मेरे आयुष्मान कार्ड यूज़ करते हैं। हुँ, और जैसे मोतियाबिंद का बताया ना, आप आज कराओ, 2 हफ्ते बाद कराओ, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि लेंस लगा के नया लेंस डाल रहे हैं, अनलेस कि मोतियाबिंद बहुत हार्ड हो गया हो। हुँ, पर्दे की सर्जरी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पर्दा खराब हो गया आपका, हो रहा है, पर्दा उखड़ गया है, अगर आप डिले करोगे सर्जरी में तो आपकी विज़न कम आएगी। हुँ, और सडनली हम पहाड़ की किसी को बोले कि इतना खर्चा आएगा, सडनली कोई उठा नहीं पाएगा इतना पैसा। अगर होगा भी तो उसको सोचनी पड़ेगी। तो एक चीज़ तो हमारे पहाड़ में काफ़ी हेल्पफुल रही है कि आयुष्मान कार्ड, उन्होंने हाई-टेक टेक्नोलॉजी वाले हॉस्पिटल्स को आम पब्लिक के लिए खोल, हुँ। जहाँ पे पहले मरीज़ घुसने से पहले सोचेगा, सोचेगा, हाँ। ठीक है? हुँ, फेयर इनफ। देयर विल बी गैप्स विद रिस्पेक्ट टू कौन सा लेंस डाल रहे हैं, कौन से फीचर का लेंस डाल रहे हैं, पर्दे की सर्जरी में कौन सी गेज या फिर कौन से मशीन से सर्जरी कर रहे हैं। बट आपका पर्दा बैठ जाए वो बेटर है, ना कि आप महँगे वाली सर्जरी कराओ। हुँ, आपका मोतियाबिंद है, आपको लेंस लग जाए, चाहे आयुष्मान कार्ड का लग जाए, वो बेटर है, ना कि अगर आपके घर में पैसे की बहुत दिक्कत है और आप अंधकार में जी रहे हो। हुँ, तो आयुष्मान कार्ड काफ़ी हेल्पफुल है। मेरे बहुत सारे पेशेंट आयुष्मान कार्ड से कराते हैं और मुझे तो बड़ी खुशी होती है, गरीब का भी हम कर पाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब टेबल में मरीज़ लेटा होता है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता। वो आयुष्मान कार्ड है कि पीपीए का इंश्योरेंस है है, या हाँ। फिर भाई सबसे महँगा पेशेंट है दुनिया का। जब टेबल में पेशेंट बैठा है तो डॉक्टर डज़ सही बात है, जस्टिस उसके टू लिए तो द सभी से समान है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्टिस होगा। हाँ। बहुत ही अनलाइकली है, आई डोंट थिंक कहीं कोई भी डॉक्टर ऐसा कोई ऐसी प्रैक्टिस करेगा कि टेबल में जो हुँ, पेशेंट लेट गया है, उसको कार्ड को लेकर डिफरेंशिएट करेगा। दैट हुँ। इज़ वेरी अनलाइकली, क्योंकि आफ्टर ऑल नाम तो उसका भी जुड़ा है उससे। नाम का उससे भी जुड़ा है। हाँ। सेकंड ऑफ ऑल है कि यू कांट डू, मतलब अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है, हुँ, कोई ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता उसमें, हुँ, ठीक है? तो लेंस में फ़र्क पड़ता है, हाँ, पड़ता है, लेकिन इट्स बेटर टू हैव एन आयुष्मान वाला लेंस इन द आई या फिर जो भी उसके उस स्कीम में आता है, हुँ। रादर देन हैविंग कैटरेक्ट इन द आई। तो दाजू ना अभी आप कह रहे थे कि आयुष्मान से रेटिना के पर्दे की भी सर्जरी हो जाती है, तो मतलब उससे कुछ विज़न वगैरह का रहता है, वो क्या है? वो मतलब थोड़ा-सा हमें एक्सप्लेन करो अच्छे से मतलब। अच्छा दाजू, देखो हमारा पर्दा ना हमारे कैमरे का सेंसर है। हाँ। अगर सेंसर खराब हो गया तो विज़न कम आएगी, हुँ, इर्रिस्पेक्टिव। हुँ, और जैसे मैंने बोला कैटरेक्ट कैन बी डिलेड, आप थोड़ी देर बाद करा लो, हुँ। कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का आने का वेट कर लो हम दिल्ली से, हाँ, ठीक है? हाँ। लेकिन पर्दे की सर्जरी में आपका टाइम स्लॉट आता है। एक बीमारी होती है रेटिनल डिटैचमेंट। अगर आज पर्दा उखड़ा है और मैं आज ही सर्जरी कर दूँ, चांस है कि आपकी पूरी ज्योति आ जाएगी। उसके विपरीत अगर आज पर्दा उखड़ा है, मैं 1 महीने बाद सर्जरी करूँ, चांस है कि आपकी 50, 40, 60, 70% ज्योति आएगी, बट यू विल नेवर गेन 100% विज़न। तो पर्दे के इसमें हमें इमीडिएटली इंटरवेन करना पड़ता है। उसको रादर सेमी इमरजेंसी बोलते हैं। हुँ, सेमी इमरजेंसी मतलब कि आपका हार्ट ठीक है, आप साँस ले रहे हो, आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, हुँ, तो उसको इमरजेंसी की तरह लें, अदरवाइज़ आपकी विज़न रिकवरी विल बी लेस। उस समय अगर आपको, जैसे मैंने बताया ना, आयुष्मान कार्ड के हेतु मैं उसी दिन कर देता हूँ, हुँ, ठीक है? हुँ, क्योंकि आया उसके, अब बाहर से कोई आया, हुँ, सर्जरी पर्दे की महँगी होती है, इतना बंदोबस्त कहाँ कर पाएगा वो? तो पट्ट करा, पट्ट जा। हुँ, ना कि तू बैठ 1-2 महीने इंतज़ार कर, घर से बच्चे के आने का वेट कर, वो सब नहीं होना चाहिए। हुँ, तो रेटिनल डिटैचमेंट जैसी बहुत सीरियस बीमारी होती है, जहाँ पे विज़न ड्रॉप होती है। खराब बात एक आती है, रेटिनल डिटैचमेंट एक बोला, ऐसी पर्दे की बहुत सारी बीमारी होती है जो विज़न ड्रॉप करती है। अगर डिले इन ट्रीटमेंट हो जाए तो ज्योति कम होती है, विज़न कम होती है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने के बाद भी प्रॉपर विज़न नहीं आती है। टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। एक प्रॉब्लम जो पहाड़ में आती है कि सब चीज़ को ना कैटरेक्ट से रिलेट करते हैं। हुँ, पर्दा खराब होता है, घरवाले क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद आ रहा होगा। हुँ, नहीं, नहीं, नहीं। अगर आपकी विज़न जल्दी-जल्दी गिर रही है तो भई आपको इमीडिएटली दिखाना चाहिए। बहुत चांस है कि आपको पर्दे की प्रॉब्लम हो, ना कि कैटरैक्ट। कैटरैक्ट ना हल्के-हल्के विज़न ड्रॉप करता है। हुँ। इट इज़ नॉट गोना हैपन ले 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में कम दिखने लग गया। अगर कुछ भी हो, विज़न जल्दी ड्रॉप हो रही हो, तो अलार्म बेल बज जाना चाहिए। ये कैटरैक्ट के सिम्पटम्स नहीं हैं। या अभी कोई दिक्कत आई है, उसका प्रॉपर चेकअप करना तो चाहिए। आँखों का जब पर्दा फटता है तो उसके लक्षण क्या होता है? हमें पता कैसे चलेगा कि इमरजेंसी है, हाँ, हाँ। दिखाना चाहिए, क्या इसी लक्षण? से एक और सवाल जुड़ता है, हाँ, ठीक है? मैं जोड़ूँ भाई दोनों? हाँ, एक होता है कि फ्लोटर्स, आपने सुना होगा ना कि आँखों हाँ, के मच्छर तैर रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ये यहाँ हिला, वहाँ भागता है। हुँ, तो हमारे आँख के अंदर होता है विट्रस भरा हुआ।
जैसे कि आँख का गोल पूरा गोल है ना, कुछ तो भरा होगा अंदर, इट कांट बी वैक्यूम और एयर। तो आँख के ना जेल भरा होता है, उसको विट्रस जेल बोलते हैं। जैसे कि हमारे जॉइंट में होता है ना हाँ। जेल, वैसे आँखों में भी जेल होता है। तो ये जेल उम्र के साथ पिघलता है। जब ये जेल पिघलता है तो जेल, पिघला हुआ जेल ना पिघले हुए जेल में काले धब्बे की तरह तैरता है और शैडो पास करता है हमारी आँखों में, तो हमें काले धब्बे तैरते हैं। कई बार तो ये फिजियोलॉजिकल होता है, कई बार क्या मेजॉरिटी का 100 लोगों के 99% टाइम फिजियोलॉजिकल होगा। लेकिन कभी कभार जब जेल पिघलता है तो पर्दे में छेद मारता है, उससे पूरा का पूरा पर्दा उखड़ता है, उसको रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? सडनली आपकी आंखों में काले काले धब्बे आ गए जो पहले नहीं थे। आपकी आंखों में लाइट चमक रही है, बिजली कड़क रही है जो पहले कड़कती नहीं थी। आपकी आंखों में एक पर्दा सा, इसी को पर्दा बोलते हैं, क्योंकि यू फील लाइक एक कर्टन सा गिर रहा है आपके फील्ड में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिससे आपको लगता है कि पहले नहीं था, अब नया आ रहा है। मतलब झिलमिल झिलमिल टाइप का ऐसे होता है, लाइट चमक रही है, हाँ, बिना किसी कारण के, जो पहले नहीं था। हाँ। ये सब कुछ हौले हौले सडन भी हो सकता है, आज ही से हो गया, या फिर थोड़ा स्लो भी प्रोग्रेसिंग हो सकता है पर्दे खुलने का स्टेज का, बीमारी का। तो अगर ऐसे भी सिम्टम आते हैं, आपको इमीडिएटली दिखाना होता है। पर्दा उखड़ने का सर्जरी का रिजल्ट आजकल बहुत एडवांस हो गया है, माइक्रोविट्रेक्टमी आ गई है, इतनी एडवांस मशीन्स आ गई हैं, या फिर पुरानी सर्जरी बकलिंग भी बड़ा अच्छा काम करती है इसमें। पर्दा उखड़ा है, डॉक्टर ने बोला है पर्दा उखड़ा है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी सर्जरी करो, ठीक है। लोग को ओपिनियन लेने होते हैं, यू आर फ्री टू टेक सेकंड ओपिनियन, बट आप सेकंड ओपिनियन लेने के बाद, थर्ड ओपिनियन लेने के बाद डिले मत करो। उस समय आप ये मत सोचो कि महंगा वाला कराऊंगी, सस्ता वाला कराऊंगी। अगर बजट नहीं बनता है भाई, आयुष्मान कार्ड से करा लो। अगर बजट बनता है, कोई टीपी है, ECHS है, इंश्योरेंस है, उससे करा लो। डिले करने से क्या होगा, आपकी सर्जरी के बाद रिकवरी कम होगी, और ज़्यादा डिले करने से सर्जरी में फेलियर का चांस बढ़ जाता है। तो दगड़ियों, समझ रहे हो ना आप, अगर आपकी आंखों में या आपके फैमिली में किसी को भी आंखों में ऐसे अनयूजुअल लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये लोगों के भमकाने में मत रहना कि अरे ये तो मोतियाबिंद की वजह से हो रहा होगा या देवताओं का हो रहा होगा, ऐसा मत करना। ऐसी सिचुएशन में जितना जल्दी हो सके आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, आईज के डॉक्टर्स को दिखाना है, क्योंकि इस स्थिति में जितनी जल्दी इलाज मिल जाए उतना संभव है कि आपकी आंखें बच जाए। अगर तुम रहे ऐसे ही, अरे मोतियाबिंद की वजह से लग रहा है, ये हो रहा है, तो फिर गए काम से, फिर कभी मोतियाबिंद का इलाज भी नहीं करा पाओगे। तो ये बात हमेशा याद रखना। इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ दूं अगर, कि मोतियाबिंद जो होता है वो ग्रेजुअली डेवलप होता है। हाँ, सडन सिम्टम मोतियाबिंद से आने बहुत अनलाइकली हैं। हाँ, कुछ वो तो सडनली डॉक्टर कुछ साहब 1-2 महीने में कुछ दिक्कत आ रही है तो भैया कुछ और चल रहा है, दिखाओ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने क्लियर कर ही दिया है कि मोतियाबिंद की जो सर्जरी होती है वो बहुत पर्सनल होती है, आप कभी भी करा सकते हैं। इतना हाँ। ग्रेजुअली वो बहुत धीरे-धीरे डेवलप होता है। लेकिन ऐसे लक्षण आ जाएँ तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, सीधे हॉस्पिटल पहुँचे। हाँ, और दाजू ना एक बात और पूछनी थी, जब हमें पापा के कैटरेक्ट के ऑपरेशन की थोड़ा रिसर्च कर रहे थे, इधर-उधर कहाँ करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उस समय मेरे नॉलेज में एक बात ये भी आई कि कई लोगों ने बोला कि यार ऐसी आजकल ना दवाइयाँ भी चल गई हैं, ड्रॉप टाइप की, कि आप उनको ऐसे आँखों में डालो तो आपका जो मोतियाबिंद है वो घुल के, मतलब वो काट देगी, मतलब वो दवाई काट देगी, आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या है, मतलब ऐसी दवाई बन गई है क्या मेडिकल में? राजू, आपने कमर्शियल बहुत देखे होंगे न्यूज हाँ, में, हाँ, हाँ। कि ये शरबत पियो पेट की सारी बीमारी सफा, हाँ, ये खाओ लीवर पथरी की निकल सारी बीमारी जाएगी। सफा। ये ऐसे कैसे, मुझे समझ में ऐसे बोलते कैसे हैं। हमारी बॉडी बहुत जटिल है, एक से एक केमिकल में लोचा हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ। एंड एवरी डिजीज डिफरेंट। हुँ, कैटरेक्ट का बीमारी अलग है, पर्दे की बीमारी अलग है, काले पानी की बीमारी अलग है। आप बाल काले कर सकते हो हुँ, लेकिन आएंगे सफेद, बिल्कुल। ठीक है राजू। हाँ, आप सब ट्राई कर सकते हो, बहुत चीजें होती हैं जैसे कैटरेक्ट लेट डेवलप हो, लेकिन एजिंग तो होगी। आपके लेंस में प्रोटीन कोऑर्डिनेट करेंगे। अभी नहीं, 90 की एज में कैटरेक्ट है। अगर आप अब बहुत प्रिकॉशन लेते हो, आप हेल्दी लाइफ जीते हो और सारे बुकिश नॉलेज देखिए, आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आपका लेंस एज करेगा। इसका मतलब नहीं है कि सबको कैटरेक्ट जल्दी बनता है, इसको लेट बनता है। मेरा पेशेंट है 90 साल तक कैटरेक्ट नहीं बना उसको, हुँ, ठीक है। बॉडी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर कैटरेक्ट बन गया तो FDA अप्रूव्ड एक ही थेरेपी है पूरे वर्ल्ड में, वो है हुँ, कैटरेक्ट सर्जरी। FDA अप्रूव्ड मतलब ऐसी कोई दवाई आएगी जो कैटरेक्ट सफा कर देगी, यूएस में अप्रूवल मांगेगी, मालूम है कितने मिलियन बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी। हुँ, दुनिया में हर रोज लाखों कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है। सही बात। किसी ने ये प्रूव कर दिया कि ये दवाई डालो कैटरेक्ट सफा, उसको 10 रुपए की बेचनी है, अंबानी के बगल में वो एक और एंटीला खड़ा कर देगा, सही बात है। ठीक है। ये सब अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेदा में बहुत सारा ऐसा क्लेम मारते हैं, ये खाओ सब बीमारी खत्म, ये खाओ सब बीमारी खत्म, और उसके चक्कर में जो जेन्युइन आयुर्वेदा कर रहे होते हैं ना, उनका नाम डूबता है। मैं बिल्कुल। अपने खुद के पेशेंट्स को कई बार बोलता हूँ कि इस बीमारी का एलोपैथी में इतना इलाज है। हुँ, मैं आपको बोलता हूँ दाजू, आपको अच्छा सा आयुर्वेदा डॉक्टर पकड़ लो हुँ, जो इसको ऑगमेंट कर दे, कि हम दोनों मिलके बीमारी को अच्छी तरह ठीक करें। जैसे कुछ बीमारी होती है इसमें सुई लगाते रह जाते हैं, साथ में अच्छा आयुर्वेदा पकड़ो जो न्यूट्रिशनली आपको हेल्प कर दे हुँ, कि बीमारी रुक जाए।
लेकिन ये सब जो दवाई आती है, ये खाओ ये खत्म, ये खाओ ये खत्म, सब बीमारी खत्म भी आती है दाजू, मालूम है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। एक ये गोली, एक पाचन पियो, सब हाँ। बीमारी खत्म। इसके चक्कर में जो जेन्युइन आयुर्वेदा के डॉक्टर्स होते हैं, जो जेन्युइनली फॉलो करते हैं, और मैं मानता हूँ कि वो काम करता है, न्यूट्रिशनली सपोर्ट जो मिलता है उसकी कोई दो राय नहीं है। मैंने बोला व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर। उसके चक्कर में सारे अच्छे डॉक्टर्स भी का नाम खराब हो जाता है। ये तो तो ये सब दाजू है ना, ये करो वो खत्म, प्लीज ये डॉक्टर साहब ने स्कैम बिल्कुल, होगा। हाँ, ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात करी कि इस वजह से जो आयुर्वेदा के क्षेत्र में या एलोपैथी के क्षेत्र में जनरली काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनका नाम खराब होता है। ऐसा ही वाकया एक बार कोविड काल के दौरान भी हुआ था, जब हाँ, किसी एक बाबा जी ने, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि कोरोना की एक आयुर्वेदिक दवाई बना दी कि भाई इसको खाओ आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, जुर्माना भी लगा था। लेकिन उसमें कई लोग उस भ्रामक विज्ञापन के जाल में आ गए थे। तो ऐसा नहीं करना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे दिखाई देने वाली हर एक चीज़ प्रामाणिक नहीं होती है। तो उसके लिए आपको ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू जाना होता है ना? जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब। अरे तो कोई भी ट्रस्टेड नहीं है। नहीं, इसको आप, बोलते हैं डू योर ओन रिसर्च। हाँ, अपनी रिसर्च तो करनी है और खुद अपना की रिसर्च लॉजिक भी करो। लगाना है कि अगर कुछ ऐसे मैं ले लॉजिक, रहा हूँ, हाँ, कुछ हो हाँ, सकता है क्या? जैसे बिल्कुल। कि आते हैं ना ट्रेडर्स, हाँ, ये करो करोड़पति। अरे हाँ। खुद करोड़पति बन जाएगा मेरे भाई, तुझे क्यों बनाएगा सही वो? बात है। जो अब वो लिक्विड बेच रहा है तो वही बन जाएगा ना। अगर ऐसा होगा तो पेटेंट ही करवा लेगा वो। वो इलॉन मस्क बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इतनी सही बात है। सर्जरी होती है दुनिया में, सही बात। ठीक है? दाजू, एक मेरा जेन्युइन क्वेश्चन था जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जो हमारे पहाड़ों के, खासकर कुमाऊं क्षेत्र के दूर-दराज वाले इलाके हैं, जो कि हल्द्वानी नहीं आ सकते, जिनको आइज़ में कोई भी दिक्कत है ना? और आपको पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्था का पता ही है। मतलब जितने भी हमारे पहाड़ के हॉस्पिटल हैं, वो रेफर केंद्र बने हुए हैं। हल्द्वानी से ऊपर को तो किसी चीज़ का इलाज नहीं है, चाहे वो आइज़ का हो, लीवर का हो, किसी का हो, सब रेफर करते हैं। तो उनके लिए कुछ प्लानिंग है या को कैसे इस चीज़ को डील कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में? इसके लिए दाजू 3 पॉइंट संभालने। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहाड़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑक्सीजन बटी। हाँ, बिल्कुल। आपने एक जगह खोल दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इट नॉट बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल, हुँ, बट उसका दूसरा पॉइंट है, करना भी पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है? तो लाइक हम कैसे टैकल कर रहे हैं, हमने एक एरिया पकड़ा है, बागेश्वर वाला एरिया। हुँ, वहाँ पे हमने आजकल में लास्ट ईयर हमने एक हॉस्पिटल खोला है अपना, फुल्ली फंक्शनल आई हॉस्पिटल, ऑपरेटिंग सर्जन। हुँ, और मान लो कि दिल्ली में जो मशीन्स है, हुँ। हमारी जो मशीन हॉस्पिटल में मशीन्स है, 1-2 मशीन की जगह सारी मशीन वहाँ रखी है। अच्छा। सो दैट वी प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विस। और उससे भी सॉल्व नहीं होता। हुँ, बागेश्वर में तुमने खोल दिया, लेकिन बागेश्वर आगे भी तो गाँव है। बिल्कुल। तो हम ऐसे, हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है जहाँ पे बागेश्वर के आसपास हमने 7-8 गाँव सेलेक्ट कर लिए हैं, और 5-6 में हमारे विजन सेंटर चलने लग गए हैं। जहाँ पे हम लोकल छोटे-छोटे गाँवों में भी आके अपना विजन सेंटर खोल रहे हैं, जहाँ पे हमको डायरेक्ट सर्विस दे पाएँ। हुँ, एटलीस्ट वो वहाँ पे कोई फुल टाइम डॉक्टर नहीं बैठ सकता। हुँ, मैं ट्राई भी कर लूँ ना, हुँ, आई कैन नॉट अफोर्ड हर छोटे सेंटर में डॉक्टर। बट व्हाट वी डू इज़ लाइक, वहाँ पे हम ट्रेन्ड ऑप्थेल्मिक्स असिस्टेंट भेजते हैं, हुँ, जिसको आँखों की बीमारी पकड़ना आता है। हमने उसमें कैमरेज़ के थ्रू टेलीमेडिसिन स्टार्ट कर रखी है, तो वो आँख की फ़ोटो खींचता है, सारा डिले, उसका सारा रिले आपके बागेश्वर सेंटर में होता है। कोई प्रॉब्लम तो बागेश्वर सेंटर का रिले सारे हल्द्वानी में होता है। हुँ, तो वी हैव वर्क्ड ऑन दिस मॉडल, एंड वी हैव एक छोटा बागेश्वर में सेंटर खोला है, फुल्ली फंक्शनल आई हॉस्पिटल, जो एडवांस पर्दे की बीमारी की, पर्दा उखड़ गया तो संभाल नहीं पाएगा, बट अदर देन दैट कैटरैक्ट, वैटरैक्ट, आँखें, ये जो सारी प्रॉब्लम्स को हाँ, ऑन टेबल वहीं पे संभाल लेगा, ना कि आपको टीचर की ज़रूरत है। ग्रेट। उसके आगे हम वी आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट इवन फर्दर, कि जहाँ पे और गाँव में जाके टेलीमेडिसिन के थ्रू हुँ, वहाँ पे ट्रीटमेंट दे पाए, सो दैट कि डिले ना हो। डिले हुँ, इन थेरेपी इज़ बिग इश्यू। सेकंड ऑफ ऑल, चश्मे का नंबर। हमें लगता है कि कैटरैक्ट की बीमारी है, यही बीमारी है, वही बीमारी है। नहीं, नहीं, चश्मे का नंबर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हुँ, लोग कम देखने के चक्कर में गिर रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे, अपनी पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ देते हैं। हुँ, तो आप पहाड़ में जाके चश्मे के नंबर का एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे पाओगे और बीमारी पकड़ लोगे गाँव-गाँव में, वो भी एक बड़ा सॉल्यूशन है। हुँ, तो वी हैव पिक्ड अप अ प्लेस इन बागेश्वर, और उसके आगे हमने, हमारे अभी 4 सेंटर्स हैं, विजन सेंटर्स। इसको और बड़ा कर रहे हैं, 5-6 खोल रहे हैं, ताकि पूरा एरिया कवर हो, और उन विजन सेंटर के आगे एक और छोटा खोलेंगे, ताकि और छोटा पेनिट्रेट करें, सो दैट ये पेट प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट होता है, एंड वी सी इज इट फाइनेंशियली वायबल विद रिस्पेक्ट टू कि सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए, हुँ, प्रॉफिट ना दे बट सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए, तो विल प्लान द सेम प्रोजेक्ट एल्सवेयर ऑल्सो। एम ये है कि, क्योंकि मैं पहाड़ में ज़्यादा रहा नहीं, हुँ, मुझे हमेशा लगता है कि भाई पहाड़ के लिए कुछ करना है, करना है। और उसके लिए हल्द्वानी में रह के हॉस्पिटल इज डूइंग फैंटाबुलसली गुड, भगवान की दया से, गोलू देवता की दया से हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं।
बट उसका मकसद ये नहीं कि हम यहीं बैठे रह जाएँ। ऊपर जाना है तो एक पेट प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ है। विदिन फर्स्ट 4 ईयर ऑफ इंसेप्शन, खोले हुए 4-5 साल ही हुए हैं हॉस्पिटल को। तो हमने ये सेंटर खोल के हमने प्रोजेक्ट चलाया है। अभी लॉस में है, बट होपफुली अगले साल से ये सेल्फ रनिंग में आ जाएगा कि इसको मेरे असिस्टेंट नहीं चाहिए, खुद रन करेगा, अपने डॉक्टर की सैलरी निकाल पाएगा। उसको हम आगे जाके भी आगे एस्टैब्लिश करेंगे, अलग-अलग जिला में करेंगे और होप करते हैं कि आगे जाके हम गाँव-गाँव में अगर डॉक्टर ना पहुँचा पाए तो एक वेल ट्रेन्ड विजन असिस्टेंस ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट पहुँचा दे कि वो आपकी मोटा-मोटा बीमारी पकड़ ले और कौन-सी बीमारी अर्जेंट है, कौन-सी बीमारी में आराम से आता है, यही बता दे तो पेशेंट के लिए बड़ा अच्छा बहुत है। हेल्प हो जाए। तो मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है सर। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। राजू सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा। सपोर्ट है, हमेशा रहेगा। तो दाजू आज तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, है ना? और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और काफ़ी मज़ा आ गया कुछ पहाड़ी जी। मैंने खुद पर्सनली, दर्शक तो अभी देखेंगे बाद में, लेकिन मैंने पर्सनली बहुत चीज़ें आज मेरे को पहली बार पता चली हैं। जैसे वो आँख झपकाने वाली बात करी आपने, कैटरैक्ट बचपन में भी हो जा रहा है, ऐसी-ऐसी बीमारियों का बहुत HbA1c हाँ, सबसे क्रिटिकल। HbA1c है, वो मेरे को याद कर जन्म लो भर बस। याद रहेगा अब, है ना? तो मैं एक पूछना चाहूँगा कि ये सब अच्छी-अच्छी बातें हो गई, ज्ञान की बातें भी हो गई। कुछ ऐसा रिग्रेट भी है आपकी लाइफ़ का जिस पे आप बात करना चाहेंगे, अगर आप कंफर्टेबल हों तो? राजू रिग्रेट क्या बात है ही लाइफ में, सबकी लाइफ में रिग्रेट होता हुँ, है। एक सेइंग है कि अगर आप अपने लाइफ के अच्छे पॉइंट हुँ, ही याद कर सको हुँ, तो भाई आप महान हो। हुँ, रिग्रेट हर चीज़ में होता है, बिल्कुल। ठीक है? एंड अगर आप अच्छे पॉइंट याद करने की क्षमता रखते हो तो मुझे भी सिखा दो, हुँ, मैं भी बड़ा कूल मस्त जीऊँगा। सबसे बड़ी रिग्रेट है राजू हेल्थ। हुँ, बचपन से पढ़ाई पे ध्यान रहा। अब तो लोग बड़े हेल्थ के हाँ, कौन सी बिना चीज़ है? कॉन्शियस हैं, हुँ, हमारे टाइम पे नहीं थे। हुँ, जिम नहीं होता था यार। हुँ, हाँ, उस समय पतले थे, बड़े पतले थे जब बच्चा था एकदम स्लिम ट्रिम था। हुँ, बट सिंस वी डोंट नो अबाउट डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज वो तो ऐड हो जाता है बाद में। हुँ, हेल्थ, सेकंड इज़ फैमिली। हुँ, राजू मैं 7 दिन काम करता हूँ और संडे को 6 बजे मेरी ओपीडी बंद होती है। अदरवाइज़ रियली रात के 12-1 बजे बंद होती है। तो आई रियली कुड नॉट गिव लॉट ऑफ फैमिली टाइम। माय वाइफ इज़ आल्सो डॉक्टर। हुँ, सो वी बोथ लव ऑपरेटिंग, मज़ा आता है। 2 मैम भी ऑपरेट करती हैं, मैं भी ऑपरेट करता रहता हूँ। रात के 12 बजे तक ऑपरेट करते हैं। सो यही कुछ रिग्रेट है राजू। विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग वी हैव लर्न्ड अ लॉट। हमने बहुत कुछ सीखा है। अभी भी सीख रहे हैं। पेशेंट नया आता है, माय मैडम एंड मी कीप ऑन डिस्कसिंग केसेस। यूट्यूब वी सर्च नॉट ऑन यूट्यूब लाइक गूगल में सर्चते हैं, पबमेड में सर्च करते हैं। फाइनेंशियली वी बोथ आर वेरी स्टेबल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक वो भी है राजू क्रिटिकल, मुझे पहाड़ से रिलेशन बहुत मुझे हुँ, लगाव है। हुँ, तो जैसे मैंने बोला ना पहाड़ों ने सेंटर खोला है, हुँ, इट वाज़ अ फाइनेंशियल सुसाइड। हुँ, इतना खर्चा करके हमने खोला है, फाइनेंशियल सुसाइड है बिकॉज़ वहाँ पे नहीं चलने वाला इतना खर्चा हुँ, छोड़। लेकिन एक आस है कि कुछ करें। मैंने कहा मैं लाइफ लॉन्ग बाहर रहा हूँ, हुँ, पहाड़ी नहीं सीखी। हुँ, तो मैं ट्राई करता हूँ, इजा खाएगी पिज़्ज़ा सब बोलता हूँ। बट मैं ट्राई करता हूँ कि सीखूँ पहाड़ी, उसमें पहाड़ में इन्वॉल्व हूँ। कुछ रिग्रेट्स तो हैं, बट ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे वन हैज़ टू फॉरगिव हिम और हरसेल्फ आल्सो। खुद को भी भूलना, आपको भूलने की क्षमता रखनी होती है। भूलने की नहीं, क्या बोला? फॉरगिव करने की। भूलना इज़ नॉट द राइट वर्ड फॉर दैट। हुँ। एक बार वो सीख लेंगे तो विल हैव इवन मच मोर संपन्न लाइफ। अब मैं वो लिक्विड बनाऊँगा जिससे आप भूल पाओ, फिर मैं अंबानी बनूँगा, है ना? बाकी पहाड़ी वाला रिग्रेट दूर करने के लिए आप एक पवन पहाड़ी करके बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, अरे कौन उत्तराखंड है के। वो? बहुत बड़े स्टार हैं, अच्छा, कभी मिलोगे तो आप ऑटोग्राफ लेना उनसे। ज़रूर मिलाना राजू यार। तो उनके वीडियोज़ देखना आप, पहाड़ी ठीक है, सीख जाओगे आप, है ना? ज़रूर राजू। और मैं भी आपका चैनल देखूँगा। कल्चर्ड तो है ना वो? हाँ, 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 कल्चर तो है बिल्कुल, आप देख सकते हैं उनको, फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, फिर ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। राजू ये पॉडकास्ट करके बड़ा मज़ा आया। हुँ, अब मैं सोच रखा है, अब मैंने सोच लिया है रादर हुँ, कि अब मैं भी पॉडकास्ट करूँगा। बट हेल्थ से रिलेट करूँगा। हमारे कुमाऊँ के अच्छे-अच्छे प्रोमिनेंट डॉक्टर्स के बारे में कि हेल्थ में क्या करें, लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस करें। इस पे एक मैं भी स्टार्ट करता हूँ अपने शुभानुमय हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल के थ्रू। और राजू आपकी छत्रछाया में रहेंगे तो हम ये भी सीख लेंगे। नहीं, आप नहीं। तो बड़े प्रो हो। आप मेरे को पूरा मतलब आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से क्योंकि आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं सर और कहीं न कहीं आपके वीडियोज़ लाखों लोग देखते हैं। ऑलरेडी लाखों लोग आपसे जुड़ चुके हैं और भविष्य में और भी जुड़ेंगे। तो ख़ासकर हमारे पहाड़ के लोग, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि हमारे हॉस्पिटल का वहाँ पता ही है आपको। तो अगर डॉक्टर की गाइडेंस ऑनलाइन मिल रही है, डिजिटल इंडिया का अगर उनको हाँ, राजू हम करते हैं। हाँ। हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है, हुँ, जहाँ पूरे इंडिया में से लोग सवाल पूछते हैं, हुँ, हुँ। सेकंड ओपिनियन चाहते हैं। हुँ, मैं हुँ। चाहता ही नहीं हूँ कि पेशेंट दिल्ली का यहाँ पे सर्जरी करना है, हुँ, मैं हुँ। दिल्ली में करा। हुँ, एक सेकंड रिव्यू चाहिए तो हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं जहाँ पे हम ट्राई करते हैं। हुँ, मेरे डॉक्टर्स की टीम गाइड करती है कि ट्रीटमेंट में कुछ आपको हुँ, असिस्टेंस चाहिए, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हुँ, आप मुझे व्हाट्सएप करो, प्रॉपर्ली पीडीएफ बना के भेजो, ये नहीं कि रैंडम भेज दिया है। हुँ, तो वी डू गाइड पीपल कि क्या करना चाहिए, किसी मन में
थॉट होता है कि मेजॉरिटी डॉक्टर्स 99% डॉक्टर्स का रिप्लाई जो असेसमेंट सही होता है, बट फिर भी जो मन में होता है ना कि एक सवाल पूछ लूँ, तो हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू हम उनको गाइड करते हैं फॉर नो कॉस्ट। जो यूट्यूब चैनल से क्या ही कमाएंगे, नहीं सर, वो आप अवेयरनेस कमाने का काम तो दाजू वो हमारे पहाड़ी जी का है। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत जल्दी ये भी अपना पॉडकास्ट चैनल, ऑलरेडी वीडियो तो बनाती हैं, तो बहुत सारे पॉडकास्ट जिसमें अलग-अलग कैटेगरी के डॉक्टर, कोई लीवर से रिलेटेड हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हाँ, ज़रूर, 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 क्यों नहीं? हाँ, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉडकास्ट उस पे आने वाले हैं, तो आप इनके चैनल सुबानु आई हॉस्पिटल को फॉलो कर सकते हो। इंस्टा में भी दाजू, हाँ, इंस्टा, फेसबुक। इंस्टाग्राम पे भी डॉक्टर साहब को आप फॉलो कर सकते हैं, है ना? तो अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो सर को फॉलो करिए और साथ-साथ में मनोरंजन के लिए पवन पहाड़ी को फॉलो करिए, दोनों का फ़ायदा है सर की। ज़रूर, ज़रूर। तो डॉक्टर साहब और मेरे बीच में बहुत अच्छी चर्चा रही और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी इससे काफ़ी अच्छे-अच्छे इनसाइट्स मिले होंगे, जिनको आप ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ हमें ये भी जानने को मिली कि इंसान को डायबिटीज़ नहीं मार रहा है, डायबिटीज़ से संबंधित जो हम लापरवाही बरतते हैं, सुनी-सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो आशा करता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, है ना? और डॉक्टर साहब के चैनल को भी खूब प्यार देंगे और क्या ही बोलूँ फिर मैं। हमें प्यार चाहिए। हाँ। डॉक्टर साहब के पास पैसा बहुत है, बस प्यार चाहिए इनको। ये ना बोलो भाई। सारा पैसा देहरादून में अटका हुआ है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, ठीक है, तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करिए। और हाँ, और अगर आपके कुछ सवाल छूट गए हो, आपके मन में हो भाई आई हेल्थ से रिलेटेड, यार ये तो पूछा ही नहीं पवनदा ने, तो आप उन सवालों को अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब और उनकी टीम पूरा देखेगी सवालों को और आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, है ना? बाकी अपना ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए और ऐसे ही पॉडकास्ट आते रहेंगे और ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।